हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी के जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आप सभी के भारी डिमांड पर इस समय हम लोग महा मैराथन सीरीज के माध्यम से जनरल स्टडीज एवं करंट अफेयर्स के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर हम आपसे बात करेंगे। ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। अभी तक हम लोगों ने करंट अफेयर्स को पूरा कवर कर लिया है। आज के वीडियो के माध्यम से जो अभी तक हम लोगों ने करंट अफेयर्स किया हुआ है उनमें से जो सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम रिवीजन कर लेंगे। यानी यहाँ से आपके जो है करंट अफेयर्स का काम कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक है। आप सभी की डिमांड थी कि सर जो है हमें मॉक टेस्ट देना, चूंकि एप्लीकेशन पर रेगुलर बेसिस पर मॉक टेस्ट चल रहा है, अब पीडीएफ चाहिए। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत विशेष इस समय ऑफर मैंने दे दिया है। मात्र 49, जी हाँ, ओनली 49 में आपको ब्रह्मास्त्र बैच दे दिया गया है। जाइए भैया, ऐप का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करिए और सब कुछ जिसमें मॉक टेस्ट जो कि आपके जो है बिल्कुल टू द पॉइंट, एकदम आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड बनाया गया है, पर्याप्त मात्रा में आपको दे दिया गया वहाँ पर है। उसके बाद इन सारे मैराथन क्लासेस की पीडीएफ चाहिए, सब कुछ आपको आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड वहाँ पर प्रोवाइड किया गया। जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए, मात्र 49 में इन सारी चीज़ों को आप एक्सेस कर लीजिए। यहाँ पर देखो भैया, पहला क्वेश्चन है बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री शहरी विस्तार एवं नवीन नगर प्रोत्साहन योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। ये आपका देखा यहाँ पर, हाउ मच फंडिंग हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द चीफ मिनिस्टर अर्बन जो है एक्सपेंशन एंड न्यू सिटी इंसेंटिव स्कीम इन बजट 2026-27। ठीक है। देखो यहाँ पर 2500 करोड़, ठीक है, 3000 करोड़, 3500 करोड़ और 5000 करोड़। देखो इंपॉर्टेंट भाई, ये आपके यूपी स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक है। और आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, और चूंकि हम आपको चुनिंदा क्वेश्चंस दे रहे हैं तो आप इसकी इंपॉर्टेंट को आप समझ सकते हैं। और मैं कहता हूं कि बार बार भाई देखो, क्वेश्चन के आंसर अगर आपको पता हो तो आप कमेंट कर दीजिए, ना पता हो मेरे बताने के बाद कमेंट करिए, लेकिन कमेंट जरूर करिए। ये आदत आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। यहाँ पर देखें भाई, जो सही विकल्प है वो है 3500 करोड़। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में मुख्यमंत्री शहरी विकास एवं नवीन नगर प्रोत्साहन योजना के लिए 3500 करोड़ का भारी भरकम प्रावधान किया है। ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बढ़ती शहरी आबादी की आवास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए नए व्यवस्थित और आधुनिक शहरों का विकास करने के लिए ये दिया गया है। ठीक है। इसके तहत राज्य के प्रमुख जिलों में नई आवासीय टाउनशिप विकसित की जा रही है, जिसमें अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा, चौड़ी सड़कें और बेहतर नागरिक जो है सुविधाएं शामिल होंगे। ठीक है। यह पहल राज्य के अनियोजित शहरीकरण को रोकने, ठीक है, भूमि प्रबंधन को सुदृढ़ करने और सुनियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो इतना आपको इस पर ध्यान रखना भैया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी। वेयर विल नॉर्थ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बी इस्टेब्लिश। गोरखपुर हरियाणा, फरीदाबाद हरियाणा, पटियाला पंजाब, शिमला हिमाचल प्रदेश। देखो भाई, यहाँ पर आंसर करते रहो, और उससे पहले कहूँगा मेरे भाई, वीडियोज बहुत मेहनत से तैयार होती हैं तो कृपया लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर कर दीजिए। इससे बड़ी क्या अपेक्षा की जा सकती है कि आपके जो अभी कल जेडीसी का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर आपके 75% से अधिक क्वेश्चन, यानी 22 से अधिक क्वेश्चन आपको आपके जो मैंने श्रृंखला शुरू की है, जो मैंने पढ़ाया वही से क्वेश्चन देखने को मिले। 30 में 22 कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो इस बात को आप देखें। अब यहाँ पर आंसर करिएगा भैया। इसका जो सही विकल्प है वो है गोरखपुर हरियाणा। ठीक है। तो उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना के तहत 700 मेगावाट क्षमता वाली 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई जो है प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर इकाइयां बनाई जा रही हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें, यह विशाल परियोजना भारत के परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और उत्तर भारत की बढ़ती औद्योगिक ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है। ये गोरखपुर आपका यूपी वाला नहीं है भैया, हरियाणा वाला है, ध्यान रखना। चलो भैया अगला देखो यहाँ पर आगे क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैट बॉक्स सारथी
लॉन्च किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द AI चैटबॉट सारथी फॉर सिटीजन सर्विस? हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। देखो यहाँ पर ये भैया सही विकल्प आपको बताना है, फटाक से आंसर कर दीजिए। सही आंसर है हरियाणा। जी हाँ, आप देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है आप जानते हैं? नायब सिंह सैनी साहब ने राज्य के डिजिटल गवर्नेंस को जो है मजबूती प्रदान करने के लिए सारथी नामक एक उन्नत AI जो है चैटबॉट लॉन्च किया है। ठीक है, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी AI चैटबॉट नागरिकों को महत्वपूर्ण सरकारी निर्देशों, योजनाओं, सूचना और परिपत्रों तक त्वरित और आसान पहुंच प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, सारथी को हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स जो है विकास निगम लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, जो विशेष रूप से सत्यापित सरकारी दस्तावेजों के आधार पर सटीक जानकारी देता है। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और नौकरशाही की देरी को कम करना और सरकारी कामकाज में अधिक पारदर्शिता व जन भागीदारी लाना है। ठीक है, चलो देखो भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पर 14 से 16 अक्टूबर 2025 तक चौथा वैश्विक संस्कृत सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। कल के जो GDC वाला एग्जाम में 3 से 4 जो है आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए, सब के सब आप पढ़े हुए हैं। कितना इंपॉर्टेंट है यार, मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो यार कितना अच्छा जा रहा चीज़ें। अब बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं और हम लोग मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पर ईश्वर मदद करेगा हम लोगों की। GIC लेक्चरर में भी इसी तरीके से धमाल मचानी है। ठीक है, Where was the 4th Global Sanskrit Conference 2025 held from 14 to 16 अक्टूबर 2025? देखिए यहाँ पर नई दिल्ली, वाराणसी, बाली और नागपुर। जी हाँ, यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है बाली। जी हाँ, बाली। चौथा वैश्विक संस्कृत सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर 2025 की मध्य इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर क्या नाम है बाली में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य विषय समकालीन चुनौतियों के समाधान में वैदिक धर्म और भारतीय ज्ञान प्रणालियों की प्रासंगिकता निर्धारित किया गया था। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस विशाल कार्यक्रम का आयोजन ग्लोबल संस्कृत फोरम यानी IGB सुग्रीवा स्टेट हिंदू यूनिवर्सिटी और यायासन धर्म स्थापनम बाली द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। ठीक है, ध्यान समझिएगा, इस विशाल कार्यक्रम का आयोजन किसके किसके द्वारा किया? ग्लोबल संस्कृत फोरम, ठीक है, IGB सुग्रीवा स्टेट हिंदू यूनिवर्सिटी और यायासन धर्म स्थापनाम। क्वेश्चन बन जाएगा यार। ठीक है, ऐसे दे देगा, तीनों ये विकल्प में दे देगा और जो है एक और दे देगा इसमें से, तो बताएगा कि कौन इस जो है आयोजन में सम्मिलित नहीं था, तो ऐसे दे करके फंसा देगा। थोड़ा सा पढ़ लेना, इसीलिए मैंने आपके लिए बहुत व्यवस्थित तरीके से चीज़ों को दिया है। ठीक है, PDF भी है, आपका मॉक टेस्ट एकदम टू द पॉइंट एकदम। अब भाई बताओ, कोई अगर कहे कि मेरे पास पैसे नहीं, 49 रुपीज़ नहीं है क्या? मॉक टेस्ट इतना टू द पॉइंट दिया है। ठीक है, और उसके बाद इतना टू द पॉइंट एकदम मटेरियल 149 में सब कुछ दे दिया है भाई यार, अब भी पढ़ो कम से कम। ठीक है, तो ये सब समझ लीजिए, दिन रात जो मैं मेहनत करता हूँ अपने टीम को देने के लिए, मैंने इतना थोड़ा सा आपके लिए मतलब आपके ऊपर लगाया। और एक चीज़ और भी है, वैल्यू आप समझोगे। ठीक है, अन्यथा अभी जो लोग सीरियसली नहीं पढ़े होंगे वो निश्चित तौर पर पछता रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने इन क्वेश्चन को देखा था कि हाँ सर ने इसको पढ़ाया है। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, इसलिए आप उसको जो है अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी ना करें। चलो भाई देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, 2 जनवरी 2026 को हॉकी इंडिया द्वारा भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु वाज अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम बाय हॉकी इंडिया ऑन 2 जनवरी 2026? मैक्स कैल्डॉस, स्ट्यूअर्ट मारिन, ग्राहम रीड और मटियास बिला। तो भैया ये आंसर है, आपको करना यहाँ पर सही विकल्प है यहाँ पर ये है स्ट्यूअर्ट मारिन। जी हाँ, हॉकी इंडिया के ने जो है 2 जनवरी 2026 को डच यानी नीदरलैंड के अनुभवी कोच स्ट्यूअर्ट मारिन को भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, करने की घोषणा किया है। और मारिन ने इस पद पर हरेंद्र सिंह का स्थान लिया। किसका? हरेंद्र सिंह का स्थान लिया। और यह भारतीय महिला टीम के साथ उनका दूसरा कार्यकाल है। ठीक है, इससे पहले हुए 2017 से 21 तक टीम के
शानदार कोच रहे थे। ठीक है। उनके पिछले ऐतिहासिक कार्यकाल में भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार वापसी करते हुए टोक्यो जो है 2020 ओलंपिक जो कि 2021 में आयोजित किया गया था, पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचकर चौथा स्थान हासिल किया था। ठीक है। और इसके साथ अर्जेंटीना के पूर्व दिग्गज मिडफील्डर मटियास विला को भी सहयोगी स्टाफ के तौर पर टीम का विश्लेषणात्मक कोच नियुक्त किया गया है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए, पूछ लेगा भाई। ठीक है। 3 वर्षीय रोलिंग बजट प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? एक बात और ध्यान है, आप लोगों के कमेंट्स देखता हूँ, भैया सर जो है मैराथन करा दीजिए, सबको मिलाकर ये करा दीजिए, वो करा दीजिए। भाई जैसा मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आप बस करने दीजिए, भरोसा रखिए और करते जाइए। मैं आपको बिल्कुल एकदम से समझ लीजिए। देखो यार, एक दिन में आपको 500 क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कितना तैयार हो जाएगा आप सोच करके देखो। 10-10 क्वेश्चन अगर आप नहीं तैयार कर सकते हो तो 500 एक दिन में कैसे तैयार करोगे? इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान ना होइए। आपसे ज़्यादा चिंता मुझे है आपकी, ठीक है, कि मैं अगर यहाँ पर चीज़ों को आपके लिए चुन चुन करके दे रहा हूँ तो कितना ज़्यादा हेल्पफुल। कल जेडीसी के एग्ज़ाम में मैं अपने आप को इतना सुकून मुझे महसूस हुआ कि यार चलो यार बहुत अच्छा हुआ। मैं बार बार ईश्वर को थैंक यू कहता रहा कि यार मज़ा आ गया। ठीक है, यही चीज़ें मैं आपके लिए ऐसी में चाहता हूँ। तो इसलिए जितना कराया जा रहा, हालांकि मैं कराऊंगा, अभी मैराथन कराया जाएगा, 1-2 क्लासेस 4 क्लासेस जितना पॉसिबल होगा, लेकिन पहले मेरे जो मेरा प्लान है उसके अकॉर्डिंग मेरी चीज़ों को चलने दीजिए, घबराइएगा नहीं। ठीक है। अब इसका उत्तर देखिए भाई, विच बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट द 3-ईयर रोलिंग बजट सिस्टम? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। इसमें से आपको आंसर करना है। सही विकल्प है भैया मध्य प्रदेश। जी हाँ, ये है आपका सही विकल्प। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए देश में पहली बार 3 वर्षीय रोलिंग बजट प्रणाली को अपनाया है। ठीक है। इस नई और उन्नत प्रणाली के तहत सरकार ने केवल 1 वर्ष के बजाय जो है अपने 3 वर्षों यानी 2026-27, 27-28 और 28-29 के लिए एक दीर्घकालिक वित्तीय और विकास रोडमैप प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश ने इस वर्ष पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस बजट यानी मेरा बजट 2026-27 के नाम से पेश किया करके वित्तीय पारदर्शिता, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। और ई गवर्नेंस को भी बड़ा बढ़ावा दिया है। रोलिंग बजट का मुख्य उद्देश्य सरकारी विकास परियोजनाओं में निरंतरता बनाए रखना और राज्य की मध्य प्रदेश सरकार 2047 की समग्र विकास दृष्टि को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करना है। ठीक है। चलो देखो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाया गया? व्हेन इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे सेलिब्रेटेड? 1 दिसंबर, 4 दिसंबर, 7 दिसंबर, 10 दिसंबर? जी हाँ, आंसर करो फटाफट। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है 7 दिसंबर। क्या है? 7 दिसंबर है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को पूरे विश्व में उड्डयन क्षेत्र के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यह विशेष दिन जो है राष्ट्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए वैश्विक नागरिक विमानन के महत्व और भूमिका के बारे में विश्वव्यापी जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इस दिवस की आधिकारिक स्थापना की अगर हम बात करें तो 1994 से हुआ है। कब से? 1994 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन जो है संगठन की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किए गए थे, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे आधिकारिक मान्यता दे दी है। ठीक है। चलो भाई आगे देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में भारत के किस राज्य ने अपना स्वयं का स्टेट एआई चिपसेट डिजाइन करने की घोषणा की? विच इंडियन स्टेट अनाउंस इन 2025 दैट इट वुड डिजाइन इट्स ओन स्टेट एआई चिपसेट? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु। देखो कितना चुन चुन के क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। सही विकल्प भाई तेलंगाना है। ठीक है, आंसर करते जाइएगा अगर आपको पता हो तो। वर्ष 2025 में तेलंगाना सरकार ने भारत में सेमीकंडक्टर और जो है एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए अपना स्वयं का स्टेट एआई चिपसेट डिजाइन करने की ऐतिहासिक घोषणा की। हैदराबाद में आयोजित टी चिप सेमिकॉन समिट के दौरान इस स्वदेशी एआई चिपसेट को प्रस्तुत किया गया, जिसे 10 से भी कम लोगों की एक टीम ने पूरी तरह से भारतीय तकनीक से तैयार किया। इस साहसिक कदम के साथ तेलंगाना जो है विदेशी हार्डवेयर पर निर्भरता कम करने और डिजिटल स्वायत्तता की दिशा में देश का अग्रणी राज्य बन गया।
यह पहल राज्य की तेलंगाना एआई मिशन और जो है एआई सिटी प्रोजेक्ट का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसका लक्ष्य राज्य को उच्च तकनीकी नवाचार, चिप डिजाइनिंग और उन्नत एआई अनुसंधान का वैश्विक पावर हाउस बनाना है। ठीक है, चलो नवंबर 2025 में यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए अपना नया सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया? Whom did UNICEF India appointed as its new celebrity advocate for child right in November 2025? आलिया भट्ट, कीर्ति सुरेश और रश्मिका मंदाना, आयुष्मान खुराना। चलो देखो यहाँ पर सही विकल्प है भैया क्या? कीर्ति सुरेश को। जी हाँ, देखिए यहाँ पर यूनिसेफ इंडिया ने 13 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भारतीय अभिनेत्री कीर्ति सुरेश, महिला नाम है भैया ध्यान रखना, सुरेश को बाल अधिकारों के लिए अपना नया सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त करने की घोषणा की है। इस भारतीय संस्थान ने दुनिया का पहला एआई लैब असिस्टेंट सिस्टम विकसित किया है। इसका नाम जो है AILA, ठीक है विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई लैब असिस्टेंट सिस्टम एला। ठीक है, IIT बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, बेंगलुरु। आंसर करना है यहाँ पर, देखो फटाफट आंसर कर दीजिए भाई। सही विकल्प है भैया दिल्ली, IIT दिल्ली। जी हाँ, अगर हम बात करें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने जो है AILA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट नामक दुनिया का पहला और सबसे उन्नत यानी AI लैब सिस्टम विकसित करके इतिहास रचा है। यह क्रांतिकारी AI सिस्टम केवल एक भाषा मॉडल यानी चैट बॉट तक सीमित नहीं है, बल्कि एक मानव वैज्ञानिक की तरह जो है स्वतंत्र रूप से जटिल प्रयोगशाला प्रयोगों की योजना बनाने और उन्हें संचालित करने की में जो है पूर्ण सक्षम है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन यानी व्हाइट हाइड्रोजन भंडार किस देश में खोजा गया? इन विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट व्हाइट हाइड्रोजन जो है रिपोजिटरी बीन डिस्कवर्ड? फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन। आंसर करते रहना। और देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है फ्रांस। और हाँ, वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब हाइप शेयर ना किया हो तो तुरंत कर लो यार, बहुत पाप लागी, बहुत मेहनत करता हूँ भैया। ठीक है, चलो देखिए फ्रांस के लॉरेन क्षेत्र में वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक या कहें तो सफ़ेद हाइड्रोजन का जो है भंडार खोजा गया है। ठीक है, अनुमान के अनुसार इस विशाल भंडार में लगभग 4.6 करोड़ से 26 करोड़ मीट्रिक टन तक सफ़ेद हाइड्रोजन मौजूद है। बाप रे बाप। ठीक है, तो ये देखिए सफ़ेद हाइड्रोजन प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के क्रस्ट यानी भूपर्पटी में पाई जाती है और इससे स्वच्छ ऊर्जा का एक प्रमुख एवं प्रदूषण मुक्त स्रोत माना जाता है। ठीक है, तो इस खोज से अगर हम बात करें तो वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित कर जो है जलवायु परिवर्तन से लड़ने में एक गेम चेंजर जो है साबित हो सकता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। हाल ही में किस राज्य के नोलन गुड़ संदेश को GI टैग मिला है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? नोलन गुड़ संदेश को GI टैग। रिसेंटली नोलन गुड़ संदेश ऑफ विच स्टेट हैज़ रिसीव द GI टैग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भैया। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपको बताना है। सही विकल्प है भैया यहाँ पर पश्चिम बंगाल। अभी बहुत चर्चित रहा पश्चिम बंगाल, जान रहे हैं ममता बनर्जी जी वहाँ से हार गई, नई सरकार बीजेपी की बनी है और डेली आए दिन कुछ न कुछ वहाँ खबरों में रहता है, तो ये आप ध्यान रखना। अगर हम बात करें हाल ही में पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध और पारंपरिक मिष्ठान नोलन गुड़ संदेश को जो है भौगोलिक संकेत यानी GI टैग से जो है सम्मानित किया गया है। और नोलन गुड़ सर्दियों के मौसम में खजूर के पेड़ों से निकाला जाने वाला एक विशेष प्रकार का तरल गुड़ होता है। ठीक है, तो ये देखो कैसा बना हुआ है और जो है जिसका उपयोग इस मिठाई में मिठास और सुगंध के लिए किया जाता है। GI टैग मिलने से इस विशिष्ट मिठाई को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी संरक्षण एवं एक विशेष भौगोलिक पहचान प्राप्त होगी। इस मान्यता से पश्चिम बंगाल के स्थानीय कारीगरों और हलवाइयों की आजीविका में सुधार होगा तथा इसके निर्यात की संभावनाएं भी काफ़ी बढ़ जाएंगी। चलो भैया आगे देखो, ये अगला क्वेश्चन। विश्व जो है शाकाहारी दिवस, ठीक है, वर्ल्ड वेगन डेज कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, 5 नवंबर, 14 नवंबर, 1 नवंबर और 30 नवंबर। भाई उससे पहले ध्यान रखना मात्र 119 में आपको अब सब कुछ
जितना आपके एग्जाम के लिए अब इम्पॉर्टेंट है, जितना आपके पास समय है, कंप्लीट मटेरियल प्लस जो है प्लेटफॉर्म फीस आपको मिल जा रहा है। अब बिल्कुल भी कोताही मत करिए, जाइए तुरंत इसको एक्सेस करिए, ठीक है। मैंने लिंक दिया है आपका डिस्क्रिप्शन में, जाओ तुरंत एक्सेस करो और इसको अपनी पढ़ाई को, अपने जनरल स्टडीज़ की तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो भी बताइए भैया। सही विकल्प है आपका 1 नवंबर। जी हाँ, अगर हम देखें तो विश्व स्तर पर लोगों को वीगन जीवन शैली के प्रति जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस यानी वर्ल्ड वेगन डे मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें इस दिवस की शुरुआत तो 1994 में, कब, देखो भैया 1994 में द वीगन सोसाइटी की बात जो है 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर लुईस वालिस द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? लुईस वालिस के द्वारा। वीगन जीवन शैली में मांस के साथ साथ डेयरी उत्पादों और जानवरों से प्राप्त किसी भी प्रकार के उत्पादों का पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाता है। दूध ना पिया भैया, दूध पनीर इन सब जो है मांसाहारी के रूप में ये लोग काउंट करते हैं, ठीक है। हालांकि इसके बिना कैसे जीवन जिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य पशु क्रूरता को रोकना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और मनुष्य के स्वास्थ्य पर शाकाहारी भोजन के सकारात्मक प्रभावों को उजागर करना है, ठीक है। चलो भाई देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर। अप्रैल 2025 में एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के नए अध्यक्ष के रूप में, आप जानते हैं भैया बड़ा नाम चर्चा रहा, शम्मी सिल्वा, नजम सेठी, मोहसिन नकवी, अर्जुन रणतुंगा, ठीक है। तो ये सही विकल्प क्या है? मोहसिन नकवी है ना। अभी आपने देखा था एशिया कप जीतने के बाद जो है इनके हाथ से सूर्य कुमार यादव जी ने क्या किया था, मतलब नहीं लिया था क्या, एशिया कप इनके हाथ से नहीं लिया था। तो ये उसी समय से मोहसिन नकवी जी बड़े चर्चा में रहे। ये पाकिस्तान के हैं, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने अप्रैल 2025 में एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के सचिव जय शाह का स्थान लिया, ठीक है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के अध्यक्ष पद के लिए यह पद छोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको जानना, इतना आपको ध्यान रखना भैया। ACC की अगर हम बात करें तो ये जो है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्डों के बीच रोटेशन के आधार पर सौंपा जाता रहता है। चलो भाई आगे देखो यहाँ पर ग्रीन टू गोल्ड पहल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। ग्रीन टू गोल्ड ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव? उत्तराखंड जो है, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और असम। कई बार हमने देखा भी है, यहाँ भी एक बार और देख लीजिए। इंपॉर्टेंट भैया कौन? हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, गर्मी की छुट्टी है भैया, घूमने जाना था। जो है हिमाचल प्रदेश लोग गए भी होंगे घूमने, लेकिन हम लोग सिर्फ पढ़ा और पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ग्रीन, इनके सरकार ने क्या किया है, जो है ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरुआत किया है। किसने? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और 2027 तक आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल किया है। इस दूरदर्शी पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य की औद्योगिक जो गांजा है, ठीक है, गांजे को की खेती को कानूनी रूप से विनियमित और प्रोत्साहित करना है, ठीक है। इस नीति के तहत उगाई जाने वाली फसल में THC यानी की मात्रा 0.3% से कम रखी गई है, जिससे यह मादक न रहकर केवल औद्योगिक और औषधि उपयोग के लिए उपयुक्त हो सके, ठीक है। तो गांजा, चलो इतना ध्यान रखना भैया, ठीक है। यह जलवायु अनुकूल है, फसल कम पानी में उगती है, जो किसानों को जंगली जानवरों द्वारा फसल नष्ट किए जाने की समस्या से बचाते हुए ग्रामीण रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी, ठीक है भैया। पता चले जो है पशु वशु भी इसको जाके चर वर लेंगे, उन्हों नाचेंगे बढ़िया भांग गांजा खा के। चलो भाई, भारत के किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना 2.0 शुरू की है, जिसमें स्नातकों को 10,000 मासिक मानदेय दिया जाएगा, ठीक है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना 2.0 अंडर विच जो है ग्रेजुएट्स विल रिसीव आ मंथली स्टिपेंड ऑफ 10,000। देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान। चलो सही विकल्प क्या भैया? मध्य प्रदेश। चलो यार, मध्य प्रदेश में 10,000 रुपये मंथली मिला था। तो ये देखो अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को सरकारी कामकाज और कल्याणकारी योजनाओं का व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना का दूसरा चरण 2.0 संचालित किया। इस योजना के अंतर्गत चुने गए युवाओं को मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र कहा जाता है, जो जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाते हैं और इनके तहत उनको कितना दिया जाता है? मासिक वेतन 10,000 दिया जाता है, ठीक है। इस पहल का मुख्य लक्ष्य राज्य के युवाओं में नेतृत्व क्षमता और कौशल विकास को बढ़ावा देना है, ठीक है, ताकि वे भविष्य में बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकें। चलो भैया आगे देखो,
वर्ष 2025 में परमाणु हथियारों के निषेध पर संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा है? विच बिकेम द लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन द यूएन ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन इन 2025? यूक्रेन, ईरान, सियरा लियोन और स्विट्जरलैंड। चलो भाई देखो यहाँ पर सही विकल्प है सियरा लियोन। जी हाँ, ये लियोन वो नहीं है सनी लियोन ठीक है, तो ये सियरा लियोन एक देश है। ठीक है, पश्चिमी अफ्रीकी देश सियरा लियोन ने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि को हाल ही में अनुसमर्थित कर एक ऐतिहासिक फैसला जो है संधि के रूप में शामिल होने वाला की घोषणा की है। ठीक है, तो सियरा लियोन ने आधिकारिक तौर पर संधि की पुष्टि के बाद वर्ष 2025 की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र को यह घोषणा प्रस्तुत की कि वह किसी भी प्रकार के परमाणु हथियार नहीं रखता है। ठीक है, इस संधि का प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सभी परमाणु हथियारों के विकास, परीक्षण, उत्पादन, भंडारण और उपयोग को पूरी तरह गैर कानूनी घोषित करना। ठीक है, सियरा लियोन के इस कदम को वैश्विक शांति प्रयासों और परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन की दिशा में अफ्रीकी महाद्वीप की एक मजबूत प्रतिबद्धता को के रूप में देखा जा सकता है। चलो भाई आगे देखो, 26 नवंबर 2025 को भारत में संविधान दिवस को कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? विच एनिवर्सरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे वाज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 26 नवंबर 2025? देखो एनिवर्सरी, ये शादी वाली एनिवर्सरी नहीं भैया। ठीक है आपको बताना क्या है, संविधान दिवस का, कॉन्स्टिट्यूशन डे का 75वीं, 76वीं, 80वीं, 70वीं। ठीक है, तो आंसर करना है कौन सी वर्षगांठ, तो ये है 76। कौन सा? 76। जी हाँ, अगर हम बात करें 26 नवंबर 2025 को, ये पूछ लेगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पूरे भारतवर्ष में संविधान दिवस की 76वीं वर्षगांठ अत्यंत गरिमा और उत्साह के साथ मनाई गई है। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को, कब? 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था, जिसे बाद में 26 नवंबर 1950 को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। अगर हम बात करें वर्ष 2015 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के पावन अवसर पर भारत सरकार ने 26 नवंबर को आधिकारिक तौर पर संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था। ठीक है, यह दिवस नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अतुलनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। देखिए 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे को यानी जीएसडीपी के कितने प्रतिशत के भीतर बनाए रखने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, देखिए यहाँ पर 2.5%, 3.0%, 3.5%, 4.0%। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भैया यहाँ पर। तो इसके आंसर अगर आपको पता हो तो फटाफट आंसर कर देना, ना पता हो मेरे बताने की बात करना, लेकिन आंसर करने की आदत बहुत अच्छी है, आप उसको कंटिन्यू रखिए। ठीक है, सही विकल्प है आपका यहाँ पर 3.0%। जी हाँ, 16वें वित्त आयोग ने सभी राज्यों के लिए राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के हेतु एक सख्त रूपरेखा तैयार की है, जिसमें राजकोषीय घाटे की सीमा निर्धारित की गई है। इस आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों के लिए राजकोषीय घाटे की वार्षिक सीमा उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी के 3.0% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसी दिशा निर्देश का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपने राजकोषीय घाटे को 3.0% के भीतर रखने का रणनीतिक लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, यह कदम राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, ऋण के बोझ को कम करने और दीर्घकालिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक उपाय है। चलो यहाँ पर देखो भाई, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। उससे पहले भैया, विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में 147 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा? देखो 118वां, 126वां, 105वां, 109वां। मेरे भाई इससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर कर देना। ठीक है, बहुत मेहनत करता हूँ। चलो भाई देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया आपका क्या, तो ये है 118वां। अगर हम बात करें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जो है वेलबींग रिसर्च सेंटर, गैलप और संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित विश्व खुशहाली सूचकांक, ठीक है, क्या हो रहा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 के मतलब 2025 में 147 देशों का मूल्यांकन किया गया और इसमें भारत की स्थिति क्या रही? 118वां रैंक प्राप्त हुआ। ठीक है,
अगर हम बात करें कि पिछले कुछ वर्षों में यह 126वें स्थान पर था, हालांकि अब ठीक हुआ है थोड़ा सा। यह सूचकांक प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक समर्थन, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा और जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार की धारणा से 6 प्रमुख कारकों पर आधारित है। भारत में रैंकिंग की यह सकारात्मक बदलाव मुख्य रूप से आर्थिक विकास, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में सुधार को दर्शाता है। ठीक है, चलो अब देखो भाई आगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन, विश्व में चाय निर्यातक के रूप में भारत का कौन सा स्थान है? व्हाट इज इंडियाज रैंक एज अ टी एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो भैया देखो सही विकल्प आपको बताना है। यहाँ पर देखिए भाई जो सही विकल्प है वो है भैया दूसरा, यानी सेकंड पोजीशन। भारत जो है दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादकों और उपभोक्ताओं में से एक है। ठीक है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा, भाई हमारे पास जनसंख्या है तो जाहिर सी बात है उपभोक्ता तो बन भी करेंगे, लेकिन उत्पादक भी हम हैं। ठीक है, जो अब निर्यात मतलब चाय निर्यात के मामले में वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर आ चुके हैं। भारतीय चाय बोर्ड के हालिया आंकड़ों के अनुसार, यानी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने चाय निर्यात की मात्रा में श्रीलंका को पीछे छोड़ते हुए यह ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। ठीक है, इस अवधि के दौरान भारत ने 254 मिलियन किलोग्राम से अधिक चाय का निर्यात किया, जो हाल ही के वर्षों में देश के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक उपलब्धि है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत के निर्यात की जाने वाली उच्च गुणवत्ता वाली चाय के मुख्य रूप से खास करके असम बहुत सुंदर है, जाकर के देखना चाहिए यार। दार्जिलिंग और नीलगिरी की चाय के सामने, मतलब ये जो क्षेत्र है ना सुंदर भी लगता है बहुत घूमने जाने के लिए। ठीक है, जिसकी रूस, यूएई, अमेरिका, ईरान, ब्रिटेन जैसे देशों में भारी मांग होती है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। भाई आप सभी की डिमांड पर जो है बहुत ज़्यादा आप लोगों की मांग थी कि सर मेरे पास बजट का अभाव है, मात्र 119 प्लस प्लेटफॉर्म फीस में आपको आपके जनरल स्टडीज़ के लिए जो अब कंप्लीट मटेरियल चाहिए वो दे दिया गया है। जाओ एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और तुरंत इसको एक्सेस करिए। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। यहाँ पर देखिए, व्हेन इज नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड? 8 नवंबर, 11 नवंबर, 10 नवंबर, 5 नवंबर। आंसर करना भैया सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है 11 नवंबर। क्या? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे। ठीक है, क्या है? 11 नवंबर है। ठीक है, अब देखो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूरे भारत में प्रतिवर्ष 11 नवंबर को बड़े उत्साह के साथ मनाता, और यह विशेष दिन जो है स्वतंत्र भारत की पहले शिक्षा मंत्री, क्या नाम था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दूरदर्शी योगदान, राष्ट्र निर्माण में उनके महत्व को मान्यता देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, 2008 में इस दिन की घोषणा की थी। और इस दिन देश भर में स्कूल और कॉलेज शिक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए विभिन्न सेमिनार, निबंध प्रतियोगिताएं और कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। चलो भाई देखो यहाँ पर नवंबर 2025 में भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? हु बिकम इंडियाज 91st ग्रैंड मास्टर इन नवंबर 2025? जो कि यहाँ पर इल्लमपर्ती AR, S रोहित कृष्णा, राहुल BS, प्रज्ञानंद R। आंसर करो भैया। देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा, 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कमेंट करते रहना। ठीक है, राहुल BS ये आपका सही विकल्प है। चेन्नई के 21 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी राहुल BS ने खेल जगत में भारत का नाम एक बार फिर से रोशन किया। उन्होंने नवंबर 2025 में फिलीपींस में आयोजित जो है 6ठी आसियान व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप में शानदार जीत दर्ज की। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को जीतकर उन्होंने अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम से हासिल किया और आधिकारिक तौर पर भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर बन गए। इससे ठीक पहले अक्टूबर के अंत में इल्लमपर्ती AR ने भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया, जिससे राहुल का यह मुकाम और भी खास बन जाता है। चलो भैया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर INS बागसीर पनडुब्बी पर यात्रा करने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट जो है फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ट्रेवल ऑन INS जो है वागमेर जो है बागसीर सबमरीन। ठीक है, यहाँ पर देखें प्रतिभा पाटिल, निर्मला सीतारमण, द्रौपदी मुर्मू और जो है स्मृति ईरानी। तो आंसर करना भैया। देखो ये है आपका सबमरीन। ठीक है, जा रही है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है हमारी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहिबा, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू साहिब ने भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास की पनडुब्बी INS बागशीर पर गोताखोरी और समुद्री यात्रा करके इतिहास रचा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। अगर हम बात करें यात्रा पश्चिमी तट पर आयोजित की गई, जहां राष्ट्रपति ने पनडुब्बी के चालक दल के साथ बातचीत की और समुद्री सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया।
राष्ट्रपति मुर्मू जो है देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं जिन्होंने किसी सैन्य पनडुब्बी पर इस प्रकार की यात्रा की। और उनसे पहले केवल पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने पनडुब्बी की यात्रा की थी। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखना। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन जो दिसंबर 2025 में संपन्न हुआ, देखो उसका आयोजन कहाँ, अभी देखो आपकी जो है जो कुछ एग्जाम हुआ था GDC का, उसमें यही क्वेश्चन पूछेगा और इसको मैं पहले ही पढ़ाया था। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इन विच कंट्री, ये जो श्रृंखला आपकी जो स्पेशल प्रैक्टिस सेट की चल रही है इसमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं और इसको हम पहले ही एक बार आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें दे चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन विच कंट्री वाज द COP30 क्लाइमेट समिट हेल्ड, देखिए विच कंक्लूडेड इन दिसंबर 2025। तो दुबई, बाकू अजरबैजान, बेलेम ब्राज़ील और नई दिल्ली। तो भैया हम सब जानते हैं, बहुत फेमस है, क्या है भैया, बेलेम। ठीक है, बेलेम ब्राज़ील। तो इसको हमने कई बार देखा है और एक बार फिर से देख लीजिए, तो ये मिल ही गया। यहाँ पर देखिए COP30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ 30 सत्र जो है संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था जो नवंबर-दिसंबर 2025 में आयोजित किया गया। ठीक है, इस ऐतिहासिक सम्मेलन की मेजबानी ब्राज़ील के अमेजन वर्षावन के मुहाने पर स्थित शहर बेलेम में की थी। ठीक है, 2015 के पेरिस समझौते की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित होने के कारण इस सम्मेलन को COP ऑफ जो है इम्प्लीमेंटेशन का नाम दिया गया। सम्मेलन के दौरान जलवायु अनुकूलन, न्यायसंगत परिवर्तन और स्थानीय समुदायों व स्वदेशी लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए बेलेम पैकेज को अपनाया गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस शहर में देश की पहली रिंग मेट्रो लाइन का परिचालन पूरी तरह से शुरू किया गया? मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली और हैदराबाद। देखो यहाँ पर सही विकल्प है दिल्ली। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत की राजधानी दिल्ली ने अपने जो है सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए देश की पहली रिंग मेट्रो सेवा की शुरुआत की है। ठीक है, दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन का जो है मजलिस पार्क की से जो है मौजपुर और बाबरपुर तक का 12.3 किलोमीटर का नया हिस्सा चालू होने के साथ यह लूप पूरी तरह से जुड़ गया है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 77वां, 82वां और 86वां, 94वां। तो सही विकल्प क्या है भाई? 86। जी हाँ, भारत का स्थान कितना है? 86। भाई इतनी बड़ी आबादी है, क्वेश्चन खुद तो रावई करेगा। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स यानी कानून का शासन सूचकांक, ठीक है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी की जाने वाली एक महत्वपूर्ण वैश्विक रिपोर्ट है। 2025 के इस सूचकांक में भारत ने कुल देशों की सूची में 0.49 के स्कोर के साथ 86वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो ध्यान रखो भाई क्या स्थिति है। यह रैंकिंग देश की नागरिक न्याय प्रणाली, आपराधिक न्याय, सरकारी शक्तियों पर प्रतिबंध, मौलिक अधिकारों और भ्रष्टाचार के स्तर जैसे मापदंडों पर आधारित होती है। भारतीय अदालतों में लंबित मामलों की भारी संख्या और न्यायाधीशों की कमी भारत की रैंकिंग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण माने जाते हैं। देखिए यहाँ पर किस राज्य सरकार ने कर्मश्री योजना का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है तथा रोजगार की गारंटी 75 दिन से बढ़ाकर 100 दिन कर दिया? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार। देखो यहाँ पर सही विकल्प सही है पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये भैया पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी ग्रामीण रोजगार योजना में बड़े बदलाव करते हुए इसका नाम जो है कर्मश्री से बदलकर महात्मा श्री कर दिया। यह कदम केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदल करके बिल लाने के विरोध में उठाया गया। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी जी ने ये किया हुआ था, हालांकि अब तो मुख्यमंत्री रही नहीं। अब आप जो नए मुख्यमंत्री बने उनका नाम कमेंट में लिख देना यार, पता हो अगर आपको। ठीक है, तो ना पता हो तो ध्यान रखना। राज्य सरकार ने अब महात्मा गांधी के सम्मान को बनाए रखने के लिए नामकरण किया। इनके साथ ही इस नई योजना के तहत राज्य के अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार की गारंटी को बढ़ाकर पूरे 100 दिन कर दिया गया। उत्तर प्रदेश AI मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जी हाँ, क्या पूछ रहा, कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द उत्तर प्रदेश AI मिशन? जी हाँ, इस मिशन का शुभारंभ 225 करोड़ के आवंटन के साथ किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य राज्य में 8 डेटा सेंटर पार्क विकसित करना। तीसरा विकल्प है IT और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 50% की वृद्धि हुई। चौथा है इसमें शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन में AI लैब के जो है स्थापना शामिल है। ठीक है, तो आपको बताना कौन सा नहीं है मेरे भाई। मैं बार बार कहता हूँ, क्वेश्चन का आंसर पता हो कमेंट कर दीजिएगा, ना पता हो मेरे बताने के बाद करिएगा, लेकिन कमेंट करें यानी लिखने की आदत डालें। और साथ ही साथ चीज़ों को अगर आप नहीं कमेंट में लिख सकते हैं तो नोटबुक में लिखें, जिससे आपको याद रहेगी। तो सही विकल्प है यहाँ पर ये भैया IT और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 50% वृद्धि हुई, ये गलत है। ठीक है, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। जी हाँ,
हम देखें अगर तो जो है अगर यहाँ पर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में जो है यूपीएआई मिशन के लिए 225 करोड़, कितना 225 करोड़ का आवंटन किया है। इस मिशन का एक प्रमुख लक्ष्य राज्य में अत्याधुनिक आईटी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, जिसमें डेटा सेंटर पार्क विकसित करना शामिल है। ठीक है, इसके तहत शैक्षणिक संस्थानों में एआई लैब्स स्थापित करने की योजना है ताकि युवाओं को भविष्य की तकनीक के लिए तैयार किया जा सके। और जो है आईटी और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के बजट में वृद्धि अवश्य हुई है, लेकिन 50% की नहीं हुई है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला विकल्प आपका गड़बड़ है। आगे बढ़ भाई, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, किस शहर की पुलिस ने छेड़खान में मतलब छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है। ठीक है, यहाँ पर देखें मुंबई, लखनऊ, दिल्ली और जयपुर। आंसर करना भैया सही विकल्प। देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली। अगर हम बात करें, दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक जो है दस्ता यानी ऑपरेशन शिष्टाचार की शुरुआत की है। ठीक है, इस पहल का मुख्य उद्देश्य मंचलों छेड़छाड़ करने वाले मतलब लोगों और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों पर नकेल कसना है। ठीक है, ये सादे कपड़े में महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों को विशेष रूप से भीड़भाड़ वाले इलाके, बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में तैनात किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। आगे बढ़वाइए, अगला क्वेश्चन। हाल के आंकड़ों के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डाटा, द सेक्स रेशियो एट बर्थ एज इंडिया हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 918 टू हाउ मच? जी हाँ, 925, 930, 940, 945। आंसर करना भैया सही विकल्प आपको यहाँ पर देखें, जो सही विकल्प है वो है 930। जी हाँ, ये आंसर आपका सही है मेरे भाई। आंसर करते रहिएगा। और हाँ, इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत की जाती है, तो कृपया लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर करें। और बहुत जल्द मैराथन शुरू हो रहे हैं, बिल्कुल निश्चित रहें, घबराएं नहीं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सही विकल्प है वो है 930 है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य रिपोर्टों के हालिया जो है आंकड़ों के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार हुआ है। ठीक है, यह आंकड़ा 2014-15 के 918 में सुधार करके 930 पहुंच गया। यह सकारात्मक सुधार मुख्य रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सरकारी योजनाओं की सफलता का प्रत्यक्ष क्या है? परिणाम है। इस वृद्धि मतलब इस बात का प्रतीक है कि भारतीय समाज में बालिकाओं के प्रति जागरूकता और सकारात्मक दृष्टिकोण से तेजी से बढ़ रहा है और कन्या भ्रूण हत्या में कमी आई है। ठीक है, चलो भाई देखो यहाँ पर 1 नवंबर 2025 को किसने रक्षा महालेखा नियंत्रक यानी CGDA का पदभार ग्रहण किया? विश्वजीत सहाय, राजीव कुमार, संजीव सिंह और दीपक कुमार। मेरे भाई आज भी जो है आपका टेस्ट है ऐप पर। जी हाँ, तो आप जरूर मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। जितने भी मॉक टेस्ट अभी तक 7 मॉक टेस्ट ऑलरेडी कराए जा चुके हैं, 8th आज है, तो उसमें जाओ पार्टिसिपेट करो। और जो है पूरा जो आपको मटेरियल मात्र 119 प्लस प्लेटफॉर्म फीस जो है लगा करके आपको दिया जा रहा है, तो ये आप जा कर के एक्सेस कर लीजिए। आपके लिए अभी जो बचे हुए समय में ये आपके लिए बहुत 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 कारगर होने वाला है। तो भाई आंसर करते रहना फटाफट। देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया आपका विश्वजीत सहाय। क्या है? विश्वजीत सहाय, ये आपका सही आंसर है। विश्वजीत सहाय ने 1 नवंबर को रक्षा महालेखा नियंत्रक यानी CGDA के रूप में अपना महत्वपूर्ण पदभार ग्रहण किया है। CGDA सीधे तौर पर रक्षा मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करता है। 1 नवंबर को उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, तो इसलिए आप ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यह एक अत्यंत जिम्मेदार पद है। यह विभाग जो है तीनों रक्षा सेवाओं, थल सेना मतलब और नौसेना और वायुसेना के लिए भुगतान, लेखांकन और आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, इनकी नियुक्ति मुख्य रूप से रक्षा क्षेत्र के वित्तीय प्रबंधन, बजट आवंटन में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता लाना है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेटेड? 15 जुलाई, 18 जुलाई, 20 जुलाई और 12 जुलाई। आंसर करना भाई। देखिए यहाँ पर सही विकल्प है 20 जुलाई। 20 जुलाई, जी हाँ। अगर हम बात करें विश्व शतरंज दिवस यानी वर्ल्ड चेस डे, हर साल 20 जुलाई को वैश्विक स्तर पर बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह विशेष दिवस जो है 1924 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना का ऐतिहासिक प्रतीक है। ठीक है, और अगर हम बात करें UNGA यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2019 में जो एक प्रस्ताव पारित कर सर्वसम्मत से 20 जुलाई को इस दिवस के रूप में मान्यता दी है। चलो भाई देखो यहाँ पर टाइम मैगजीन ने किसे 2025 का CEO ऑफ द ईयर नामित किया? यूट्यूब के भारतीय अमेरिकी CEO हैं कौन?
मतलब आपको बताना, हु हैज़ टाइम मैगजीन नेम्ड 2025 CEO ऑफ द ईयर, हु इज़ द इंडियन अमेरिकन CEO ऑफ यूट्यूब, जिससे आप हम जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको आंसर करना है भैया। देखिए यहाँ पर 4 विकल्प है, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, नील मोहन और सैम आल्टमैन। सही विकल्प क्या है भाई? नील मोहन। जी हाँ, अगर हम बात करें तो नील मोहन एक प्रमुख भारतीय अमेरिकी प्रौद्योगिकी कार्यकारी यानी टेक एग्जीक्यूटिव हैं, जो वर्तमान में यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO हैं। ठीक है, उन्होंने जो है डिजिटल मीडिया कंटेंट क्रिएशन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए टाइम मैगजीन द्वारा इस प्रतिष्ठित सम्मान से उनको नवाजा गया। इम्पॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूछा जा सकता है। उन्होंने सुसान वोस्की के इस्तीफे के बाद यूट्यूब के CEO का पद संभाला है, मतलब इस पद को उन्होंने सुशोभित किया है। ठीक है, और तब से ही कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट। अगर हम देखें तो अंतिम रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पासपोर्ट रैंकिंग क्या रही है? तो 80वीं, 82वीं, 50वीं और 78वीं। ठीक है, बहुत जल्द आपका अब शुरू हो जाएगा भाई रिवीजन का, जो है 2-2 घंटे की, 1.5, 3-3 जैसे भी बन पड़ेगा, उतनी लंबी अच्छी और इम्पॉर्टेंट क्लासेस के माध्यम से हम आपको रिवीजन कराएंगे। अब आप जनरल स्टडीज़ के लिए पूरी तरीके से कमिटेड हो जाइए, बहुत मज़ा आने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है 85th 85वीं प्रतिष्ठित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अंतिम रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पासपोर्ट को वैश्विक गतिशीलता के मामले में 85वें स्थान पर रखा गया है। यह सूचकांक पूरी तरह से इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के विशेष और प्रमाणिक डेटा पर आधारित होता है। ठीक है, यह इस रैंकिंग का सीधा अर्थ यह है कि भारतीय पासपोर्ट धारक दुनिया के कई देशों में बिना पूर्व वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा के साथ यात्रा कर सकते हैं। चलो भाई आगे देखो, भारत ने सितंबर 2025 में किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया। भैया आपका जो है मतलब एडमिट कार्ड भी आ गया है, तो कहाँ आपको एग्ज़ाम सेंटर मिला है बता दीजिएगा कमेंट में। हालांकि बहुत दूर दूर सेंटर गए हैं, ठीक है, जो कि शायद ठीक नहीं है, इतना दूर नहीं देना चाहिए था। जौनपुर वाले का बलिया भेज दिया यार, बताओ बेचारा कैसे जाएगा। जर्मनी यहाँ पर सही आंसर है भाई, जो है कमेंट कर दीजिएगा आंसर अपना। भारत और जर्मनी के ने जो है नवीनीकरण ऊर्जा और स्वच्छ तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण MOU साइन किए हैं। ठीक है, यह रणनीतिक पहल दोनों देशों के बीच पहले से स्थापित इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स के संयुक्त प्रयासों के तहत की गई है। इस कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य हरित हाइड्रोजन के सुरक्षित उत्पादन, कुशल व्यापार और सुचारू निर्यात के लिए एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, नवंबर 2025 में भारत के किस स्थल को देश का नया जो है 94वां, बात हो रही है 2025 में 94वां रामसर स्थल की। ठीक है, गोगाबिल झील, थोल झील, सुल्तानपुर झील हरियाणा और जो है हैदरपुर उत्तर प्रदेश। तो आंसर करना भैया, सही विकल्प है क्या? गोगाबिल झील। जी हाँ, गोगाबिल झील भारत के बिहार राज्य के कटिहार जिले में स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड है, जो स्थानीय सामुदायिक जो पक्षी अभ्यारण्य है कुल मिलाकर के। इसका समृद्ध जैव विविधता और पर्यावरणीय महत्व को देखते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता देते हुए भारत का नया 94वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें भौगोलिक दृष्टि से तो यह एक प्राकृतिक गोखुर झील है। ठीक है, ऑक्सबोल लेक, जिसका निर्माण महानंदा, कनकई, गंगा और नदियों की जो है ऐतिहासिक प्रवाह में जो है बदलाव में हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखें भारत में हर साल 2025 मतलब 25 दिसंबर को सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे किसकी जयंती पर मनाया जाता है? आप जानते हैं, सरदार पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री। तो ये जो है 31 अक्टूबर, ठीक है, ये 14 अप्रैल, लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर, तो बचा कौन भाई? ये अटल बिहारी वाजपेयी। कौन? 25 दिसंबर को। जी हाँ, अगर हम बात करें तो भारत में हर साल 25 दिसंबर पर के दिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस महत्वपूर्ण दिवस को मनाने की आधिकारिक जो शुरुआत की गई है वो की गई है 2014 से। ठीक है,
ये इनकी शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज और प्रशासन में अधिकतम जवाबदेही और पूर्ण पारदर्शिता को बढ़ावा देना। अटल जी को भारतीय राजनीति में उनकी बेदाग और पारदर्शी प्रशासन, दूरदर्शी नेतृत्व और देश के बुनियादी ढांचे के विकास, जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना के लिए हमेशा याद किया जाता है, लेकिन पेंशन के लिए भी उनको हमेशा याद किया जाएगा। सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्र और राज्य सरकारें नागरिकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराती हैं और ई गवर्नेंस जैसी आधुनिक पहलों को तेजी से लागू करने के लिए जागरूकता। आपको यहाँ पर देखें, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इस वर्ष का कुल बजट आकार 9.12 लाख करोड़। जी हाँ, पहला बिंदु क्या है और दूसरा बिंदु क्या है। यहाँ पर देखो, कुल व्यय का 19.5% हिस्सा पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए निर्धारित किया गया है। देखो, यही चीज़ें इंग्लिश में लिखी गई है यहाँ पर। देखो, द टोटल बजट साइज फॉर दिस ईयर इज 19.12 लाख करोड़। और देखिए यहाँ पर जो है 19.5% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो भैया बताओ कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पर देखो, ओनली टू वन, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 nor 2। देखो यहाँ पर सही विकल्प है ये वाला भैया, बोथ 1 and 2। क्या है जो है 1 और 2 दोनों आपका सही विकल्प है। अगर आप देखें तो भैया उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट रहा इस बार का, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट 9.12 लाख करोड़ है। पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। कुल मिलाकर के इसका आकार रहा 2026-27 का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यूपी स्पेशल है, बहुत सारे लोगों का आपका सवाल रहता है कि सर यूपी स्पेशल क्वेश्चन रखें, और ये देखो कैसा क्वेश्चन रखा गया। ये बिल्कुल अभी आपके जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो इस रिसेंट के एग्जाम्स हुए हैं उनके पैटर्न पर इस क्वेश्चन को तैयार किया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट क्या है कि 19.5% आप टोटल एक्सपेंडिचर ये एलोकेट किया गया किसके लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है। और इस बार का जो बजट है वो बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और औद्योगिक विकास को अभूतपूर्व गति देने के लिए ये प्रदान किया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके माध्यम से राज्य सरकार का लक्ष्य $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के अपने संकल्प को जल्द से जल्द हासिल करने का प्रयास किया गया। तो ये रहा आपके लिए इंपॉर्टेंट। और हाँ यार, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता हुआ करे तो तुरंत लिख दिया करो, ना पता हुआ करे मेरे बताने के बाद लिखो। अगर आपको कमेंट में लिखने में प्रॉब्लम हो तो कोई नोटबुक ले लिया करें और उस पर आप आंसर लिखें, चीज़ों को लंबे समय तक याद रहेगा। आप बार बार पढ़ने के बजाय एक बार में ही चीज़ों को कंप्लीट करने का प्रयास करो। इतना समय आपके पास नहीं कि इसको आप फिर से पढ़ लेंगे। हालांकि बहुत जल्द अब आपके लिए मैराथन की भी क्लास शुरू होने वाली है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब किस संस्थान द्वारा विकसित की जा रही है। बहुत डिमांड थी ना आप लोगों की कि जो है रिवीजन करवाइए जो है, तो करवा रहे हैं, बहुत जल्द, परेशान होइए, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन इज डेवलपिंग द वर्ल्ड्स जो है लॉन्गेस्ट हाइपरलूप ट्यूब। देखिए यहाँ पर IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT कानपुर। और हाँ, एक चीज़ और आप लोगों को बताना भैया, आप लोगों को कई साथियों की डिमांड थी कि सर हमारे पास बजट का अभाव है। अब मात्र सब कुछ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इस समय इम्पॉर्टेंट है, आपके GIC लेक्चरर के लिए जो समय बचा हुआ है इस समय में, जिसमें स्पेशल प्रैक्टिस सेट और इसके बाद ये करंट अफेयर्स वाली श्रृंखला, पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स का मटेरियल जो है, उसके बाद संविधान और उसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री, चूँकि अभी आपने देखा इन्हीं टॉपिक का बॉलबाला रहा और जो मैं पहले से आप लोगों को बता रहा हूँ। और इसके साथ साथ फार्मिंग और एनवायरनमेंट, इस टॉपिक को बहुत व्यवस्थित तरीके से अलग बैच में दे दिया गया है। अगर अभी तक आप नहीं परचेज कर पा रहे थे तो आप जाइए, मात्र 119 में प्लस जो है प्लेटफॉर्म फीस के रूप में लिया गया है। तो ये कंप्लीट मटेरियल आपको दी जाएगी, इसमें मॉक टेस्ट, पूरा मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। मतलब बस इतना कर लो, आपके लिए आपके जनरल स्टडीज वाले सेक्शन में 20+ क्वेश्चन आप निश्चित तौर पर करके आएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, जाओ तुरंत डाउनलोड करके इन सारी चीज़ों को एक्सेस करिए। अब भी किसी भी प्रकार की कोताही करने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलो भाई, इसमें देखो आंसर जो क्या है उसको बताते रहो। देखिए यहाँ पर ये सही है मद्रास। जी हाँ, मद्रास, IIT मद्रास की बात करें, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंस्टीट्यूट, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास क्या है, ये दुनिया की सबसे लंबी और एशिया की पहली हाइपरलूप परीक्षण सुविधा यानी टेस्ट ट्रैक विकसित कर रहा है, ठीक है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को रेल मंत्रालय और आर्सेलर मित्तल के, किसके, रेल मंत्रालय और आर्सेलर मित्तल, ये देखो भैया यहाँ पर ये भगी जा रही है आपकी क्या, हाइपरलूप ट्यूब, ठीक है। तो के सहयोग से IIT मद्रास के डिस्कवरी कैंपस में स्थापित किए। कहाँ पर, डिस्कवरी कैंपस। ध्यान रखना, बहुत चुनिंदा क्वेश्चन है, इसलिए इन सारी चीज़ों को याद रखना अपना, ठीक है। हाइपरलूप एक अत्याधुनिक और उच्च गति वाली परिवहन प्रणाली है जिसमें चुंबकीय उत्तोलक यानी मैग्नेटिक लेविटेशन, ठीक है, का उपयोग करके पॉन्ड्स को कम दबाव वाली वैक्यूम ट्यूब के भीतर
चलाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको इतना ध्यान रखिए भैया। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन, भारत में आने वाले जो है प्रेषकों के स्रोतों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। ठीक है, यहाँ पर देखें, व्हिच कंट्री टॉप द सोर्स ऑफ रेमिटेंस कमिंग टू इंडिया, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर। ठीक है, ये देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना इसको, आप जो है बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। सही विकल्प क्या है आपका, ये है अमेरिका, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। विश्व बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के हालिया रिपोर्टों के अनुसार भारत में आने वाली कुल विदेशी प्रेषण, यानी अगर हम बात करें तो ये क्या बोलते हैं इसको, रिमिटीज के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष स्रोत रहा है। ठीक है, अमेरिका ने पारंपरिक रूप से शीर्ष पर रहने वाले खाड़ी देशों को पीछे छोड़ दिया, जो भारत के कुल प्रेषण प्रवाह का लगभग 23% से अधिक हिस्सा प्रदान करता है। ठीक है, भारत दुनिया भर में जो है रेमिटेंस प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा देश है। कौन सा, रेमिटेंस, चूंकि आप जानते हैं जिन्हें हाल में प्रेषण, रेमिटेंस का मतलब ये होता है कि विदेश में जाते हैं लोग जो कमा करके पैसा भारत भेजते हैं, वो उसको कहा जाता है। ठीक है, अमेरिका से आने वाले धन में इस उछाल का मुख्य कारण वहाँ काम करने वाले उच्च कुशल भारतीय पेशेवर, खास करके आईटी और तकनीकी क्षेत्र वाले की बढ़ती संख्या और उसकी मजबूत आय है। समझ रहे हैं आप बात को, आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। रेमिटेंस का मतलब ये होता है कि जैसे आप चले गए विदेश, ठीक है, अमेरिका, आपने पैसा कमाया, वहाँ से भेजा, ये भारत आया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रेमिटेंस बोलेंगे। ठीक है, सरल से सरल भाषा समझिए। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, मई 2025 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड जो है माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया गया। 12 मई, 15 मई, 10 मई और 17 मई। भैया देखो बहुत मेहनत की जा रही है यार, वीडियो लाइक वाइक कर दिया करो, बहुत पाप लागी। ठीक है, देखो यहाँ पर सही विकल्प भाई ये है 10 मई। जी हाँ, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रतिवर्ष 2 बार मनाया जाता है। यह मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को आयोजित किया जाता है। वर्ष 2025 के कैलेंडर के अनुसार मई महीने का दूसरा शनिवार यानी 10 मई को पड़ा था, इसलिए यह महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस 10 मई को विश्व स्तर पर मनाया गया। ठीक है, कब, 10 मई 2025 को ये मनाया गया था। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के सामने आने वाले खतरे, उनके पारिस्थितिक जो है महत्व और उनके आवासों के संरक्षण के बारे में वैश्विक जागरूकता प्रदान करना है। ठीक है, हर साल इस दिवस की एक विशेष थीम होती है जो मुख्य रूप से पक्षियों के सुरक्षित प्रवास के लिए आवश्यक तत्व जैसे जल, कीड़े मकोड़ों एवं जो है प्रकाश प्रदूषण में कमी पर केंद्रित होती है। ठीक है, चलो आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 23 नवंबर 2025 को संपन्न डेविस कप 2025 के फाइनल में इटली ने किसे पराजित किया। ठीक है, सर्बिया, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी। आंसर करते रहो भाई। देखो यहाँ पर सही विकल्प है स्पेन। क्या है, स्पेन। ठीक है, तो ध्यान रखना इतना। 23 नवंबर 2025 को खेले गए जो है डेविस कप, बहुत बार पूछा गया है तो इस बार भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको तैयार रखना। डेविस कप 2025 के रोमांचक फाइनल मुकाबले में इटली ने स्पेन को हराकर प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है। पहली बात, इटली की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्पेनिश टीम की मजबूत चुनौती को पार किया और विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। इस खिताबी मुकाबले में इटली के युवा और अनुभवी खिलाड़ियों ने महत्वपूर्ण एकल और युगल मैच जीतकर अपनी टीम को ऐतिहासिक जो है जीत दिलाई है। ठीक है, अगर हम डेविस कप को बात करें तो अक्सर जो है टेनिस का विश्व कप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेनिस का विश्व कप। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, टेनिस का विश्व कप किसे कहा जाता है, तो डेविस कप को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिलिपो ग्रांडी, बरहम सालिह और जो है एंटोनियो गुटेरस, टेड्रोस एडनोम। चलो आंसर करना है। ए भाई देखो यहाँ पर सही विकल्प है बरहम सालिह। आंसर करते रहो। इराक के पूर्व राष्ट्रपति और अनुभवी राजनेता बरहम सालेह को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, उन्होंने इस महत्वपूर्ण पद पर फिलिपो ग्रांडी का स्थान लिया और अब उन पर दुनिया भर में शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हो गई है। ठीक है, जिनेवा स्थित युद्ध, संघर्ष या राजनीतिक उत्पीड़न के कारण विस्थापित हुए लाखों लोगों को सुरक्षा, आश्रय और जीवन रक्षक सहायता प्रदान करती है। अगर हम बात करें बरहम सालेह का व्यापक कूटनीतिक अनुभव और मानवीय संकटों को समझ उन्हें इस वैश्विक एजेंसी का नेतृत्व करने के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है। चलो भाई, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के जो है 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है।
B.S. पठानिया, राकेश पाल, S. परमेश, अनीस दयाल। चलो देखो भाई, यहाँ पर जो सही विकल्प है S. परमेश। सही विकल्प क्या है? S. परमेश। महानिदेशक राकेश पाल के आकस्मिक और दुखद निधन के बाद अधिकारी S. परमेश को भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। S. परमेश एक अत्यधिक अनुभवी अधिकारी हैं जिन्हें जो है तटरक्षक बल के विभिन्न जहाज़ों की कमान संभालने और समुद्री सुरक्षा कार्यों की 3 दशकों से अधिक का बड़ा व्यापक अनुभव है। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सशस्त्र बल है जिसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 में, हाँ 1977 में, ठीक है 1977 में भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से की गई। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर हाल ही में चर्चा में रही जो है रेसिलिएंट भारत किसके द्वारा लिखी गई? हु हैज़ रिटन द बुक द रेसिलिएंट भारत विच वाज रिसेंटली इन डिस्कशन? अमिताभ कांत, शशि थरूर, S. जयशंकर, रघुराम राजन। चलो भैया देखो लिख दो, आंसर बता दो फटाफट। सही विकल्प है भैया जयशंकर प्रसाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ आपको किताबों के भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चूंकि भारत के जयशंकर जी हैं तो ये बन सकता है, विदेश मंत्री हैं अभी, तो पूछा जा सकता है। तो देखो यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री साहब S. जयशंकर ने हाल ही में द रेसिलिएंट भारत नामक एक बहुचर्चित पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि कैसे भारत अपनी वैश्विक कूटनीतिक चुनौतियों और आर्थिक झटकों के बावजूद खुद को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। ठीक है, डॉक्टर जयशंकर ने इसमें जो है भारत की स्वतंत्र विदेशी नीति, रणनीतिक स्वायत्तता और बदलती विश्व व्यवस्था में भारत की उभरती भूमिका का गहराई से विश्लेषण किया है। यह पुस्तक न केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रकाश डालती है बल्कि भारत के दृढ़ संकल्प और उनकी आत्मनिर्भरता की यात्रा को भी स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है। चलो आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? देखो ये क्वेश्चन अभी कल JDC वाले एग्जाम में आपको देखने को मिला है और इसको मैं पहले भी एक बार करा चुका हूँ। ये देखो 53वें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, तो हु टुक ओथ एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI ऑन 24 नवंबर 2025? न्यायमूर्ति भूषण R गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। तो देखो अभी कल ही की डेट में इस क्वेश्चन को हम लोगों ने फिर से देखा हुआ, मतलब कि आपके JDC एग्जाम में, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। तो कितनी वैल्यू दी जा रही है इस बात को आप ध्यान रखना। और यहाँ पर ये चीज़ें जो मेंशन की जा रही है ना, इसलिए मेंशन किया जा रहा है कि एक एक पॉइंट, इसलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान ना होइए, जितना कहा जा रहा है बस ध्यान दीजिए। तो सही विकल्प यही है भाई, सब जानते हैं इस समय कॉकरोच की वजह से बहुत चर्चे में भी है साहब। तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जो है इस समय न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 24 नवंबर 2025 को भारत के जो है 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। तो डेट भी याद रखना, कब? 24 नवंबर को उन्हें जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक गरिमामय समारोह में शपथ दिलाई गई और उन्होंने इस पद का पर जो है न्यायमूर्ति BR गवई जो कि 52वें CJI थे, उनका स्थान लिया। ठीक है, तो इतना आपको थोड़ा सा जानना है। अगर हम बात करें इनका, सूर्यकांत साहब का, तो इनका जन्म हिसार में हुआ था, पंजाब के हिसार में, जो अब हरियाणा का भाग है। ठीक है, ये भारत के सर्वोच्च न्यायिक पद पर पहुंचने वाले एक अत्यंत प्रबुद्ध और अनुभवी न्यायविद हैं। यह दिसंबर 2025 में सोमालीलैंड को आधिकारिक रूप से एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश। भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, इथोपिया। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो जो सही विकल्प है वो है भैया इजराइल, क्योंकि यही तो है भैया। दिसंबर 2025 में इजराइल जो है सोमालीलैंड को एक संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आधिकारिक मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। ठीक है, यह ऐतिहासिक मान्यता भू राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि सोमालीलैंड 1991 से, कब? 1991 से जो है सोमालिया से अलग होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए संघर्ष कर रहा था। अब धीरे धीरे उसको मान्यता मिलना प्रारंभ हो गई। अगर हम बात करें इजराइल का, यह कदम हार्न अफ्रीका और लाल सागर क्षेत्र में अपनी रणनीतिक उपस्थिति और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में देखा जा रहा। इस अभूतपूर्व फैसले ने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई बहस छेड़ दी, क्योंकि सोमालिया अभी भी सोमालीलैंड को अपने देश का एक अभिन्न अंग मानता है। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? व्हाट वाज द मस्कट ऑफ 5th खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025? मेरे भाई, मैं बार बार कहता हूं, जितने भी क्वेश्चन के आंसर पता हो कमेंट करते जाएं, ना पता हो मेरे बात करिए, लेकिन कमेंट जरूर करिए। ठीक है, या लिखिए किसी जगह पर, जिससे चीजें आपको लंबे समय तक याद होंगी और आप अपने एग्जाम में
बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, नहीं तो इधर से सुनेंगे और इधर से इस कान से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। यहाँ पर है मौली सीन ए शी शान गसीमा अष्ट लक्ष्मी, आंसर करना मेरे भाई। यहाँ पर देखिए सीन ए शी शान। जी हाँ, तो अगर हम बात करें 5th खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का शुभंकर शीन ए सी या शान, जो एक हिम तेंदुआ है। ठीक है, यह शुभंकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर के जो है ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्र की जैव विविधता का प्रतीक है। ठीक है, ये देख लीजिए भैया। अगर हम बात करें हिम तेंदुआ पर्वतीय क्षेत्रों में शीतकालीन खेलों के लिए आवश्यक जो है साहस, चपलता और सहनशीलता को भी दर्शाता है। ठीक है, यह इस 5वें संस्करण का आयोजन संयुक्त रूप से लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 2 चरणों में किया गया। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 4th यानी 4वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया? हु वाज सेलेक्टेड एज द बेस्ट मेल एथलीट एट द 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024? यहाँ पर देखिए राजा भलीन सिंह, माइकल डिसूजा, प्रत्याशा रे, इनमें से कोई नहीं। आंसर करिएगा मेरे भाई। आप जानते हैं वीडियोज बहुत मेहनत से तैयार होते हैं, कृपया आप इनको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप और अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया करें मेरे भाई। आप जानते हैं आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है। ठीक है, तो आप इसको विशेष ध्यान दें और इसके साथ साथ मॉक टेस्ट में निश्चित तौर पर आप पार्टिसिपेट करिए। अगर आपने बैच नहीं भी लिया है तो भी आपको मॉक टेस्ट मात्र 49 में मिलेगा। ठीक है, ये बहुत कम प्राइस में, और इससे भी अच्छी बात यह है कि जितने अभी तक हो चुके हैं सब में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, इसलिए आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइए, एप्लीकेशन लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करो और ये मॉक टेस्ट दीजिए। आप अपने आकलन करिए, उसमें बिल्कुल माइनस मार्किंग, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर सब कुछ रखते हुए इस जो है मॉक टेस्ट को तैयार किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए जो सही विकल्प क्या है वो है माइकल डी सूजा। जी हाँ, अगर हम बात करें तो गुवाहाटी यानी असम में जो है आयोजित 4थे जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में तैराक माइकल डिसूजा को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया है। जैन यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करते हुए माइकल डिसूजा ने तैराकी स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम बात करें इसी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार उत्कल विश्वविद्यालय की तैराक प्रत्याशा रे को, किसको? प्रत्याशा रे को मिला है। ठीक है, तो जिन्होंने 4 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य जीता। इस 4थे संस्करण में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने कुल 71 पदक, ठीक है 71 पदक, जिसमें 32 स्वर्ण के साथ शीर्ष स्थान हासिल कर ओवरऑल चैंपियनशिप इसने जीता है। ठीक है, चलो भाई, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान है। 20वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेयर विल द 20th एशियन गेम 2026 विल बी हेल्ड? ठीक है, रियाद सऊदी अरब, यहाँ पर देखिए रियाद सऊदी अरब, दोहा कतर, ग्लासगो स्कॉटलैंड, आइची व नगोया जापान। देखो भाई, सही विकल्प है, यहाँ पर आपको बताना सही विकल्प है आइची व नगोया, जो कि कहाँ? ये आइची व नगोया जापान। ठीक है, यहाँ पर देखिए 20वें एशियाई खेल का आयोजन कहाँ? 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक जापान के आइची प्रांत और उसकी राजधानी नगोया में किया गया। ठीक है, जापान इसके पहले 2 बार जो है 1958 में टोक्यो और 1994 में हिरोशिमा में एशियाई खेलों की मेज़बानी कर चुका है। यह तीसरी बार होगा जब जापान इन खेलों की मेज़बानी करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें 2026 के इन खेलों का आधिकारिक स्लोगन, मोटो यानी क्या रखा गया? इमेजिन वन एशिया। ठीक है, इमेजिन वन एशिया रखा गया, जो एशियाई महाद्वीप की एकता को दर्शाता है। इसके अलावा आगामी 21वें एशियाई खेल 2030 में दोहा में और 22वें एशियाई खेल 2034 में रियाद में आयोजित किए जाएंगे, तो इसको भी ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, 26वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2030 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? विच कंट्री विल होस्ट द 26th विंटर ओलंपिक गेम्स? फ्रांस, इटली, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। मेरे भाई वीडियोज जो है लाइक, सब्सक्राइब, हाइप, शेयर करते रहें और आंसर कमेंट में जरूर बताते रहें। ठीक है, यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है फ्रांस। मेरे भाई 26वें शीतकालीन ओलंपिक खेल वर्ष 2030 में फ्रांस के आल्प्स क्षेत्र में आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जुलाई 2024 में पेरिस में हुए अपने 142वें सत्र में फ्रांस को 2030 और साल्ट लेक सिटी अमेरिका को 2034 शीतकालीन खेलों की मेज़बानी सौंपी है। यह चौथी बार होगा जब फ्रांस शीतकालीन ओलंपिक की मेज़बानी करेगा। इससे पहले उन्होंने 1924 में, कब? 1924 में
जो है सैमानिक्स और 1969 में ग्रेनोबल और 1962 ऑलवेल में इसकी मेजबानी की है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आयोजन किन देशों में संयुक्त रूप से किया जाएगा? इन विच कंट्रीज विल द फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 बी जॉइंटली जो है होस्टेड? मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन, उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, सऊदी अरब, कतर। देखिए यहाँ पर सही विकल्प मेरे भाई है वो है यहाँ पर अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, ये है आपका सही विकल्प। 23वां फीफा पुरुष जो है विश्व कप उत्तरी अमेरिका के 3 देशों मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें ये पहली बार है जब फीफा विश्व कप की मेजबानी 3 देशों द्वारा मिलकर की जा रही है, जिसमें मैच जो है 16 अलग अलग शहरों में खेले जाएंगे। फीफा विश्व कप के इतिहास में पहली बार 2026 के इस टूर्नामेंट में 32 के बजाय कुल मिलाकर के 48 अंतर्राष्ट्रीय टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें मैचों की संख्या कुल बढ़कर के 104 हो गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे भाई। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, अमित शाह को गृह मंत्रालय के साथ साथ कौन अन्य मंत्रालय सौंपा गया? रक्षा मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, ठीक है, और स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। आंसर करना मेरे भैया। सही विकल्प देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है सहकारिता मंत्रालय। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। मोदी सरकार ने वर्तमान मंत्रिमंडल में वरिष्ठ नेता अमित शाह को गृह मंत्रालय के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक नया मंत्रालय है जिसका गठन जुलाई 2021 में देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया। इस मंत्रालय का मुख्य विजन सहकार से समृद्धि, जो जमीनी स्तर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अमित शाह भारत के पहले सहकारिता मंत्री हैं जो 2024 से लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने पर भी इस विभाग में बरकरार जो है विभाग को अपने पास बरकरार रखा। निर्मला सीतारमण के पास वित्त मंत्रालय के अलावा कौन और अन्य मंत्रालय है? ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना भाई। वाणिज्य और उद्योग, कारपोरेट मामले, सूक्ष्म लघु मध्यम और उपभोक्ता मामले। ठीक है, आंसर कर देना। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है कारपोरेट मामले। जी हाँ, अगर हम बात करें भारत की वर्तमान वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय के साथ साथ कारपोरेट कार्य मंत्रालय का भी प्रभार सौंपा गया। कारपोरेट कार्य मंत्रालय मुख्य रूप से भारतीय कंपनी अधिनियम के प्रशासन और कारपोरेट क्षेत्र के नियमन के लिए जिम्मेदारी दी गई। अगर हम बात करें निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं जिन्होंने लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश करके एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत के विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर? एस जयशंकर, जेपी नड्डा और मनोहर लाल धर्मेंद्र प्रधान। तो सब जानते हैं कौन है? एस जयशंकर प्रसाद। जी हाँ, तो ये भी ध्यान रखना भाई, इस तरीके के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर हम बात करें डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को मोदी कैबिनेट 3.0 में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए भारत के विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। वे एक पूर्व अनुभवी भारतीय राजनयिक यानी IFS अधिकारी हैं। क्या है? IFS अधिकारी हैं। ठीक है, जिन्होंने जनवरी 2015 में से जनवरी 2018 तक भारत के विदेश सचिव के रूप में कार्य किया। 2019 में वो पहली बार मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे और उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंचों पर अपनी विदेश नीति को अत्यधिक मुखर और मजबूत किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के साथ रसायन एवं उर्वरक मंत्री, ठीक है, मनसुख मांडविया, जेपी नड्डा, वीरेंद्र कुमार, चिराग पासवान। आंसर करना है सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया जेपी नड्डा। जी हाँ, अगर देखें तो जेपी नड्डा साहब को जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साथ रसायन एवं उर्वरक मंत्री का भी जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, 2024 में गठित मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जगत प्रसाद नड्डा यानी जेपी नड्डा साहब को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। ठीक है, इससे पहले 2014 से 2019 तक जेपी नड्डा जी ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं दी हैं। ठीक है, 2019 से 24 तक इस मंत्रालय का प्रभार डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ था, लेकिन नई कैबिनेट में इस जिम्मेदारी को जेपी नड्डा साहब को दे दिया गया। श्रम एवं रोजगार का युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री के रूप में किसे चुना गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर्स स्पोर्ट? किशन रेड्डी, डॉक्टर मनसुख मांडविया, किरेज रिजिजू और पीयूष गोयल। तो आंसर करना मेरे भाई सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है मनसुख मांडविया जी। जी हाँ,
ये आपका सही विकल्प है। मोदी कैबिनेट 3.0 में डॉक्टर मनसुख मांडविया को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का महत्वपूर्ण जो है प्रभार सौंपा गया है। 2019 से 24 तक मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में के दौरान वे देश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री थे। ठीक है, और खेल मंत्री के रूप में उन्होंने अनुराग ठाकुर का स्थान लिया और अब उनके ऊपर भारत के युवा एथलीटों को प्रोत्साहित करने एवं ओलंपिक की तैयारियों की गति देने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2024 73वां का ताज किसे पहनाया गया? हु वाज क्राउन मिस यूनिवर्स 2024? यानी ध्यान रखना भैया, ये भी बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेरी सिंह, मनिका विश्वकर्मा, विक्टोरिया कजेर-थेलविंग और ओपला सुचाता चुआंगसरी। अरे भाई, मैं बार बार कहता हूं कि जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो कमेंट करते जाइए, ना पता हो मेरे बताने की बात करिए, लेकिन कमेंट करेंगे या फिर आप उनको लिखेंगे तो चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होती जाएंगी। ठीक है, चूंकि आपका माइंड इन्वॉल्व होगा, हाथ इन्वॉल्व होगा और वो लंबे समय तक याद रहेगा। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका विक्टोरिया कजेर-थेलविंग। क्या है? विक्टोरिया कजेर-थेलविंग, ये सही विकल्प है। डेनमार्क की विक्टोरिया कजेर-थेलविंग को मैक्सिको सिटी में आयोजित 73वें मिस यूनिवर्स 2024 में पेटेंट विजेता का ताज पहनाया गया है। ठीक है, वे मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली डेनमार्क की पहली महिला बन गई है। ठीक है, जो उनके देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में नाइजीरिया की जो है चिदिम्बा अदेसिना फर्स्ट रनर अप और मेक्सिको की मारिया फर्नांडा बेल्ट्रान, ठीक है, ये नाम भैया थोड़ा सा याद करने में जो है हो रहा है, तो ये सेकंड जो है रनर अप रही हैं। भारत का प्रतिनिधित्व रिया सिन्हा ने किया था जो शीर्ष 12 में पहुंचने से चूक गई और प्रतियोगिता में शीर्ष 30 में जगह बना सकी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इतना जानना चाहिए मेरे भाई। आप जानते हैं रेगुलर बेसिस पर मॉक टेस्ट चल रहा है। अगर आप बैच को नहीं भी लिए हैं तो भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आपके लिए बहुत शानदार अवसर है। मैंने मात्र 49 में ये सब कुछ उपलब्ध करा दिया है। आपके एग्ज़ाम तक ये रेगुलर बेसिस पर आपको मॉक टेस्ट मिलता रहेगा जो बिल्कुल एकदम एग्ज़ाम के पैटर्न पर माइनस मार्किंग और सारी कुछ को शामिल करते हुए रखा गया है। तो अगर आप अभी तक नहीं यूज करें तो तुरंत जाइए यूज करिए। और इसके साथ साथ जो है उसमें माइनस मार्किंग और सारी चीज़ें तो है ही, लेकिन आप स्वयं का आकलन भी कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? विच फिल्म वोन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड? कटहल, द केरला स्टोरी और जो है 12th फेल, जवान। तो आंसर देना मेरे भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है 12th फेल। जी हाँ, मनोज कुमार शर्मा पर जो कि IPS है वर्तमान में, उन पर आधारित ये फिल्म जो कि 12th फेल बनी है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में विदु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित ये फिल्म बनाई गई और इसको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। यह फिल्म IPS अधिकारी किसके? मनोज कुमार शर्मा और IRS अधिकारी जो उनकी पत्नी है श्रद्धा जोशी के जीवन के वास्तविक संघर्षों और दृढ़ संकल्प पर आधारित है। इसी समारोह में 12वीं जो है फेल के मुख्य अभिनेता विक्रांत मैसी को शाहरुख खान यानी जवान के साथ जो है संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। अगर हम बात करें यहाँ पर ये कटहल का, तो भैया कटहल सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार जीती है। जबकि द केरला स्टोरी की अगर हम बात करें तो ये भैया जो है इसके मतलब केरला स्टोरी के लिए सुदीप्तो सेन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 97th ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए किस लघु भारतीय लघु फिल्म को नामांकित किया गया था? विच इंडियन शॉर्ट फिल्म वाज नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म एट 97th एकेडमी अवार्ड 2025? यहाँ पर देखिए भाई 4 विकल्प हैं, लापता लेडीज, होम बाउंड, अनुजा और कटहल। तो इनमें आपको बताना भैया 97th ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए किसको नामित किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई जो सही विकल्प है वो है अनुजा। जी हाँ भैया, अनुजा। अगर हम बात करें एडम जे ग्रेप्स द्वारा निर्देशित और प्रियंका चोपड़ा जोनाथ द्वारा समर्थित भारतीय जो है लघु फिल्म अनुजा को 97वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नामांकित किया गया। यह
22 मिनट की भावनात्मक फिल्म दिल्ली पर आधारित, जो कि एक 9 वर्षीय मेधावी लड़की अनुजा और उसकी बहन पर पलक के इर्द गिर्द घूमती है, जो बाल मजदूरी का सामना करते हैं। हालांकि इस फिल्म को काफ़ी सराहना मिली, लेकिन ऑस्कर समारोह में डच साइंस फिक्शन फिल्म आई एम नॉट ए रोबोट से पुरस्कार हार गई। ठीक है, यह फिल्म शिक्षा, बाल श्रम और लड़कियों के उत्थान जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालती है, और ऐसे गुनीत मोंगा तथा मिडी कलिंग का भी समर्थन प्राप्त था। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, 97 अकादमी पुरस्कार 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? विच फिल्म वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द 97th अकेडमी अवार्ड 2025? यहाँ पर देखिए, द ब्रेटालिस्ट, द लापता लेडीज, 12th फेल, एनोरा। आंसर करना भैया। सही विकल्प यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है क्या? वो है एनोरा। जी हाँ, एनोरा। अगर हम बात करें शॉन बेकर द्वारा निर्देशित स्वतंत्र फिल्म एनोरा ने 97th अकादमी पुरस्कार 2025 में ऑस्कर यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सर्वोच्च पुरस्कार जीता है। इस फिल्म ने न केवल सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता, बल्कि सर्वश्रेष्ठ जो निदेशक हैं शॉन बेकर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मैडसन सहित कई अन्य जो है प्रमुख पुरस्कार भी अपने नाम किए हैं। ठीक है, यह फिल्म एक स्ट्रिपर और एक रूसी कुलीन वर्ग के बेटे के बीच हुई अप्रत्याशित रोमांस और उनके बाद पैदा हुई अराजकता की कहानी बयां करती है। ठीक है, ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में इसका मुख्य मुकाबला जो है द ब्रूटालिस्ट और एमिलिया पेरेज जैसी शानदार फिल्मों से था। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, 67th रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 वाच प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संस्था कौन थी? विच बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू रिसीव द 67th रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025? यहाँ पर देखिए, प्रथम, एजुकेट गर्ल, गुंज और अक्षय पात्र। आंसर करना मेरे भैया। सही विकल्प देखिए, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है एजुकेट गर्ल। क्या है? एजुकेट गर्ल, ये आपका सही आंसर है। अगर हम बात करें तो गैर सरकारी संगठन NGO जो है एजुकेट गर्ल 67वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय संस्था बन गई है। सफीना हुसैन द्वारा 2007 में स्थापित इस संस्था को भारत के ग्रामीण और शिक्षा से वंचित क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सम्मान दिया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है और पहली बार किसी भारतीय संगठन को संस्थागत रूप से एक वैश्विक मंच पर सराहा गया है। ठीक है, और इस संगठन ने बालिकाओं की शिक्षा में मौजूद सांस्कृतिक और लैंगिक बाधाओं को दूर करने और समुदाय व सरकार के बीच एक प्रभावी पुल बनाने का अभूतपूर्व काम किया है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया था? विच रॉकेट वाज यूज्ड टू लॉन्च चंद्रयान 3? देखो यहाँ पर PSLV C11, GSLV Mark 3 और LVM-3M4, LVM-2M3। तो आंसर करना है सही विकल्प। यहाँ पर देखिए, जो सही विकल्प है भैया LVM-3M4। जी हाँ, भारत के ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई 2023 को श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM-3M4 यानी इसके द्वारा रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया। ठीक है, LVM-3 जिसे पहले GSLV-M के 3 के नाम से जाना जाता था, इसके इसरो द्वारा विकसित सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान यानी इसे बाहुबली भी कहा जाता है। ठीक है, चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के साथ जो है सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की, जिससे भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला देश बन गया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर का निर्माण किस स्थापत्य में किया गया? द्रविड़, बेसर और नागर एवं कलिंग। आंसर करना भैया सही विकल्प। तो देखिए, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका नागर शैली। जी हाँ, यहाँ पर आप देखें अयोध्या का राम मंदिर। जी हाँ, ये उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की जो है पारंपरिक नागर शैली में जो है इसकी स्थापना की गई है। मंदिर के मुख्य वास्तुकार अगर हम बात करें चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटे आशीष सोमपुरा है, जिनका परिवार पीढ़ियों से मंदिर वास्तुकला में पारंगत है। नागर शैली की मुख्य विशेषताओं में ऊंचे चबूतरे यानी जगती, जहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और शिखर यानी गुंबद यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो है कलश और मंडप शामिल है, जो मंदिर के डिजाइन में बहुत ही भव्य एवं सुंदर रूप से उकेरे गए हैं।
चलो भाई आगे देखिए अगला क्वेश्चन। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किस जयंती के अवसर पर किया गया था? महात्मा गांधी, विनायक दामोदर सावरकर, भीमराव अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 28 मई 2023 की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि महात्मा गांधी 2 अक्टूबर होते हैं, भीमराव अम्बेडकर 14 अप्रैल। अगर हम बात करें यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई साहब का तो अक्टूबर में आता है। तो बचे कौन? विनायक दामोदर सावरकर साहब। ठीक है, तो ये इन्हीं के जो है जन्मदिवस जो कि 28 मई 2023 को था, उनकी 140वीं कब 140वीं जयंती के अवसर पर ये जो है किया गया है। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया। इस नई त्रिकोणीय इमारत को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में डिजाइन और निर्मित किया गया, जिसे मुख्य वास्तुकार जिसके क्या थे, कौन थे? बिमल पटेल साहब थे। उद्घाटन समारोह के दौरान लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष में जो है लोकसभा कक्ष में अध्यक्ष के आसन के पास ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड, जिन्हें सेंगोल कहा जाता है, वो रखा गया, स्थापित किया गया, जो सत्ता हस्तांतरण और न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक है। नई लोकसभा को राष्ट्रीय पक्षी मयूर की थीम पर और राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर तैयार किया गया है, जिसमें जो है आधुनिक सुविधाएं और अधिक बैठने की क्षमता है। ठीक है, चलो भाई आगे देखें। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस यानी बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा किस शहर में स्थापित की गई है? लातूर, महाराष्ट्र, हैदराबाद, तेलंगाना, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, भोपाल, मध्य प्रदेश। आंसर करो भैया। देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका क्या? सही विकल्प है यहाँ पर विजयवाड़ा, जो कि कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अगर हम बात करें भीमराव अम्बेडकर साहब की 206 फीट, कितनी? 206 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा, जिसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है। ये अनावरण जो है, इसका अनावरण जनवरी 2024 में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया। यह दुनिया में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है, जिसमें 125 फीट की जो है मूल प्रतिमा को 81 फीट ऊंचे जो है पेडेस्ट्रल यानी चबूतरे पर स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। इस प्रतिमा का निर्माण स्वराज मैदान में किया गया, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मृति जो है बनम के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें एक पुस्तकालय और संग्रहालय भी शामिल है। यह स्मारक बाबा साहब के समतावादी दृष्टिकोण, सामाजिक न्याय और भारतीय संविधान के निर्माण में उन्हें अद्वितीय योगदान को श्रद्धांजलि देने के लिए स्थापित किया गया। भारत के बाहर हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का अनावरण कहाँ किया गया? लंदन, यूनाइटेड किंगडम, टोरंटो कनाडा, टेक्सास, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सिडनी ऑस्ट्रेलिया। आंसर करना भैया। सही विकल्प यहाँ पर देखिए, जो सही विकल्प है टेक्सास, जो कि कहाँ पर है? यूएसए में। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। भारत के बाहर भगवान हनुमान की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसे स्टैचू ऑफ यूनियन का नाम दिया गया, उनका अनावरण अगस्त 2024 में टेक्सास यानी अमेरिका के सुगरलैंड में किया गया। यह भव्य कांस्य प्रतिमा 90 फीट ऊंची है, जिसे अष्टलक्ष्मी मंदिर परिसर में आध्यात्मिकता नेता चिन्ना जीयर स्वामी के मार्गदर्शन में किया गया। इस प्रतिमा को यूनियन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि भगवान हनुमान ने राम सीता और भगवान राम जो है के मिलन में सबसे महत्वपूर्ण यानी उनकी यूनियन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह प्रतिमा उत्तरी अमेरिका में सबसे ऊंचे स्मारकों में से एक बन गई है। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? विच इज द फर्स्ट स्टेट टू अमेंड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और असम। भाई बताओ सही विकल्प। यहाँ पर देखिए, जो सही विकल्प है वो है भैया केरला। जी हाँ, अगर हम बात करें तो केरल यहाँ पर सही आंसर है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ बार बार कि मेरे भाई जितने भी क्वेश्चन का आंसर पता हो आप कमेंट कर दिया करें, ना पता हो मेरे बताने के बाद करें, लेकिन उसे लिखें। लिखने से चीज़ें लंबे समय तक आपको याद रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें केरल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बना। ठीक है, केरल विधानसभा ने मानव वन्य जीव संघर्ष की जो है घटती घटनाओं के मद्देनजर यह संशोधन विधेयक पारित किया ताकि बढ़ते संकट से निपटा जा सके। ठीक है, इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन, संपत्तियों और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली जानवरों जैसे जंगली सुअर के प्रबंधन को अधिक प्रभावी और त्वरित बनाना है। ठीक है, इसके तहत राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को मानव आबादी वाले क्षेत्रों में खतरा पैदा करने वाले जानवरों को नियंत्रित करने और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें मारने का आदेश देने तक का अधिकार दिया।
ठीक है, ये बहुत बड़ा कदम है। यहाँ पर देखिए, भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कहाँ हुई? वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट चीता सफारी स्टार्टेड? कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ भाई, बताओ आंसर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका कूनो राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम बात करें भारत का पहला चीता सफारी की शुरुआत मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में की गई है। इस सफारी का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को चीतों के प्राकृतिक आवास का करीब से अनुभव कराना और वन्य जीव पर्यटन को विश्व स्तर पर बढ़ावा देना है। भारत में चीतों को फिर से बसाने की प्रोजेक्ट चीता की ऐतिहासिक पहल के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लाकर यहाँ बसाया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि कहाँ से लाकर के बसाया गया, तो नामीबिया और कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। यह नई सफारी स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के साथ साथ वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगी। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑन्कोलॉजी, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी रिसर्च सेंटर बीन एस्टैब्लिश्ड? ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली और तमिलनाडु। मेरे भाई वीडियो बहुत मेहनत से तैयार होते हैं, आप कृपया इनको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर जरूर करें और इसके साथ साथ मॉक टेस्ट में जाएं, पार्टिसिपेट करें, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है आपको रेगुलर बेसिस पर मिल रहा है। ठीक है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप, अगर आप पूरा बैच नहीं लिए तो मात्र 49 यानी 49 पे करके आप अपना मॉक टेस्ट अपने एग्जाम तक रेगुलर बेसिस पर दे सकते हैं, और उससे भी अच्छा जो पुराने हो चुके उनको भी आप पार्टिसिपेट कर सकेंगे। महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली और तमिलनाडु। जी हाँ, अगर हम बात करें तो सही विकल्प है क्या? गोवा भैया। जी हाँ, अगर हम बात करें भारत में पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन गोवा के धारगल स्थित जो है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में किया गया। इस अत्याधुनिक केंद्र का शुभारंभ जो है आयुष मंत्रालय द्वारा 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के पावन अवसर पर किया गया। ठीक है, तो इतना आप यहाँ पर जानें। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, यह केंद्र टाटा मेमोरियल सेंटर, ठीक है, के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया गया है, जो कैंसर देखभाल के लिए साक्ष्य आधारित एकीकृत प्रोटोकॉल विकसित करेगा। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है कीमोथेरेपी और रेडिएशन जैसी आधुनिक कैंसर उपचारों के साथ आयुर्वेद रोग को और आहार चिकित्सा को मिलाकर के समग्र उपचार प्रदान करना है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित जाना चाहिए। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र और जो है अपोलो एथेना कहाँ स्थित है? वेयर इज एशियाज फर्स्ट वुमेन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर अपोलो जो है अथेना लोकेटेड? मुंबई, सिंगापुर, नई दिल्ली और टोक्यो। जी हाँ, आंसर करना मेरे भाई। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है नई दिल्ली, यह है आपका सही आंसर। एशिया का पहला महिलाओं को पूर्णतः समर्पित स्वतंत्र कैंसर उपचार केंद्र जो कि अपोलो एथेना के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, डिफेंस कॉलोनी में स्थापित किया गया। अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप द्वारा शुरू किया गया यह विशेष केंद्र मुख्य रूप से महिलाओं में होने वाले कैंसर जैसे स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के उपचार पर केंद्रित है। ठीक है, यह केंद्र उन्नत ऑन्कोलॉजी उपचारों के साथ ट्यूबर मैपिंग, पुनर्निर्माण सर्जरी, आनुवंशिक परीक्षण और मनोवैज्ञानिक सहायता भी प्रदान करता है। भारत में महिलाओं में कैंसर के बढ़ते मामले को देखते हुए यह पहल सटीक चिकित्सा और शीघ्र निदान को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। चलो भाई आगे देखो, यहाँ भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट पीएम मित्र पार्क बीइंग कंस्ट्रक्टेड? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इनको आप ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को आपसे मिल सकते हैं, इसलिए आप इनके लिए बिल्कुल तैयार रहें। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है मध्य प्रदेश। जी हाँ, अगर हम बात करें भारत सरकार की प्रतिष्ठित पीएम मित्र योजना के तहत मध्य प्रदेश के धार जिले क्योंकि भैंसोल गांव में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया। ठीक है, अगर हम बात करें पीएम मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य भारत को कपड़ा निर्माण और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। ठीक है, यह पार्क सरकार के F5 विजन यानी फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, मतलब 5F है उनको शामिल करना है, मतलब उनके साकार करने के लिए ये जो है विश्व स्तरीय औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान किया गया। देखो यहाँ पर। ठीक है भैया, अब इसके बाद हम बात करें इस मेगा टेक्सटाइल पार्क में उन्नत बुनियादी ढांचा, प्लग एंड प्ले सुविधाएं मौजूद होंगी, जिसमें क्या है
हजारों करोड़ रुपए के निवेश और लाखों प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। चलो भैया आगे देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, हाल ही में आए चक्रवात जिसका नाम क्या है दाना ने मुख्य जो है रूप से किन भारतीय राज्यों को प्रभावित किया? रिसेंटली साइक्लोन दाना मेनली अफेक्टेड व्हिच इंडियन स्टेट? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक। जी हाँ, आंसर करना मेरे भाई, यहाँ पर सही विकल्प है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। जी हाँ, अगर हम बात करें अक्टूबर 2024 में, कितना अक्टूबर 2024 में आया है। ठीक है, तो ये लेट नहीं है भैया, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। में बंगाल की खाड़ी में से उठे एक जो है गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान जिसका नाम क्या रखा गया? दाना ने मुख्य रूप से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया। इस विनाशकारी चक्रवात ने उड़ीसा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा बंदरगाह के पास तट पर लैंडफॉल किया। जी हाँ, जड़ी जमीन से टकराया। तूफान के कारण दोनों राज्यों के तटीय इलाकों में भारी बारिश, तेज हवाएं और व्यापक जलभराव की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस तूफान का नामकरण कतर देश द्वारा किया गया, जिसकी जो है अरबी भाषा में अर्थ है एक सुंदर और कीमती मोती। ठीक है, दाना का। चलो भाई आगे देखो अगला क्वेश्चन, म्यांमार, लाओस और वियतनाम में तबाही मचाने वाले तूफान यागी का नाम बताओ भैया। ठीक है, विच कंट्री नेम द स्टॉर्म यागी दैट काज डिस्ट्रक्शन इन म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम? ठीक है, जापान, चीन, कंबोडिया और फिलीपींस। तो भैया बताओ यागी का नाम किस देश ने रखा है था? ठीक है, यहाँ पर देखो जो सही विकल्प है भैया वो है जापान। जापान। ठीक है, दक्षिण चीन सागर में उत्पन्न हुए बेहद विनाशकारी सुपर टाइफून यागी का जो आधिकारिक नामकरण जापान द्वारा किया गया। ठीक है, जापानी भाषा में यागी का अर्थ होता है मकर या बकरी होता है। ठीक है, यह भयंकर तूफान ने सितंबर 2024 में म्यांमार, लाओस, वियतनाम और दक्षिणी चीन में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण भयानक तबाही मचाई। यागी को हाल ही में के वर्षों में एशिया में आए सबसे जो शक्तिशाली और जानलेवा तूफानों में से एक माना गया, जिसके कारण सैकड़ों लोगों की जान गई और भारी बुनियादी ढांचे का नुकसान हुआ। चलो भाई आगे देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु में प्रभावित करने वाला तूफान फेंगल का नामकरण किस देश ने किया? विच कंट्री नेम द जो है स्टॉर्म फेंगल दैट अफेक्टेड तमिलनाडु, कतर, सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात? मेरे भाई आपको बताना है सही विकल्प। जी हाँ, यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है सऊदी अरब। क्या है? सऊदी अरब। अगर हम बात करें बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान जिसका नाम क्या है? फेंगल का नामकरण सऊदी अरब द्वारा किया गया। यह एक जो है अरबी शब्द है। ठीक है, जो सऊदी संस्कृति और भाषाई परंपरा से लिया गया है और इसका अर्थ पारंपरिक कॉफ़ी कप डिजाइन में होता है। ठीक है, कॉफ़ी कप डिजाइन में, ये देखो इस तरीके से। अगर हम बात करें जो है जुड़ा तूफान फेंगल ने नवंबर 2024 के अंत में तमिलनाडु, पुडुचेरी के तटों पर लैंडफॉल किया, जिससे इन क्षेत्रों में भारी बारिश, तेज हवाओं और बाढ़ की स्थिति बन गई। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें क्योंकि इसमें पूछा जाएगा कहाँ पर आया, क्या नाम था और नामकरण किस देश ने किया। तो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व मौसम विज्ञान यानी WMO के तहत हिंद महासागर क्षेत्र यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में तूफानों का नामकरण 13 सदस्य देशों के एक पैनल द्वारा पूर्व निर्धारित सूची से बारी बारी किया जाता है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तूफान जिसका नाम क्या है? चीडो। ठीक है, नामकरण मॉरिशस के द्वारा किया गया था, ने मुख्य रूप से किस देश को प्रभावित किया? मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और केन्या? आंसर करना मेरे भाई सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है मोजाम्बिक। जी हाँ, मोजाम्बिक। अगर हम देखें यहाँ पर तो मोजाम्बिक मतलब ये मॉरिशस द्वारा जो नामित शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसका नाम क्या है? चीडो ने मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी अफ्रीकी देश मोजाम्बिक को गंभीर रूप से प्रभावित किया। अगर हम बात करें शोना भाषा में चीडो का अर्थ इच्छा होता है। ठीक है, 2024-25 के दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर चक्रवात के मौसम का एक अत्यंत तीव्र तूफान था। ठीक है, इस तूफान ने पहले जो फ्रांसीसी द्वीप मैयट में भयंकर तबाही मचाई और उसके बाद अब मोजाम्बिक और मलावी के तटीय पर वह जो भीतरी इलाके हैं उनमें सीधा लैंडफॉल कर बाढ़ ला दिया। ठीक है, मोजाम्बिक में तूफानी के कारण जो है क्या होता है? बुनियादी ढांचों का भारी नुकसान हुआ, बड़े पैमाने पर लोग जो है विस्थापित हुए और राहत व बचाव कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद की आवश्यकता पड़ी। मतलब इस लेवल की इसने तबाही मचाई। आगे बढ़ते भैया आज के इस अंतिम क्वेश्चन की ओर। तूफान क्या नाम है? रागास ने ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग में चीन को प्रभावित किया। नामकरण किसने किया था उसका? चलो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चीन
और जापान, फिलीपींस, लाओस। आंसर करना मेरे भैया, सही विकल्प देखो यहाँ पर है फिलीपींस। जी हाँ, अगर हम बात करें तो भैया ये नामों रखे बिना ना जो है कहीं ना कहीं इनकी शिफ्टिंग हुई है कि एक बार ये नाम रखेंगे, एक बार ये नाम रखेंगे। हालांकि अब देखो 2-3 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तूफान का नाम किस देश ने रखा और कहाँ कहाँ इसका ज़्यादा प्रभाव रहा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम देखें यहाँ पर तो फिलीपींस ने इसका नाम रखा था। अगर हम बात करें हांगकांग, ताइवान और चीन में भारी तबाही मचाने वाले शक्तिशाली सुपर टाइफून रागान का नामकरण किसके द्वारा? फिलीपींस के द्वारा किया गया। रागास एक जो है फिलिपिनो शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अचानक और तेजी से गति पकड़ना या तीव्र बहाव। प्रशांत महासागर में आए इस सुपर टाइफून ने सबसे पहले उत्तरी फिलीपींस और ताइवान को हिट किया। उसके बाद तेज हवाओं और बाढ़ ने भारी नुकसान किए। इसके बाद यह तूफान दक्षिणी चीन और हांगकांग की ओर बढ़ा, जिसके कारण लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और बड़े पैमाने पर परिवहन और हवाई सेवाएं रद्द करनी पड़ी। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होंगी और अभी तक आपने मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब हाई शेयर जरूर करें और हाँ, मॉक टेस्ट में नहीं पार्टिसिपेट करें तो तुरंत करिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।